हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीबीजी एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के। उम्मीद है आप सभी लोगों की 11th एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल। मैंने एएमयू बीटेक के अंदर 79 रैंक सिक्योर करी है। तो मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में एक बुक ने मेरा बहुत हेल्प किया है जिसका नाम है एएमयू कैप्सूल। इस बुक में 2011 से लेकर 2024 तक की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है। तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा कहीं भी कि कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू आए हैं, कौन से पीवाईक्यू मेरे को करने हैं। मेरा नाम साइशा वाशने है और जैसा कि सर ने अभी बताया कि मेरी इस साल एएमयू में ऑल इंडिया रैंक 132 आई है। जैसे कि हर एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज तो मस्ट होते ही हैं, तो मैंने पीवाईक्यूज को फॉलो अप करने के लिए एएमयू कैप्सूल करके एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और आपको जब पेपर आप दे रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन पेपर रखा करना, तो मतलब काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन आप भी बहुत से पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहता हूँ। दिस बुक इज फॉर एएमयू कैप्सूल फॉर बीटेक और हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जिससे पढ़कर जाने कितने बच्चे जो हैं आज के टाइम में एएमयू में पढ़ रहे हैं। और हमने नया किताब अपना लॉन्च किया है 11th के लिए, एएमयू कैप्सूल फॉर क्लास 11th। स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग है कि हम जब उसमें पता चलता है कि कैसे जो ट्रेड्स होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मंकीज से इवॉल्व होके ह्यूमंस बने। ये सारी चीज़ें जो है इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपको क्वेश्चंस के साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझाऊं कि पेपर में टाइम कम बचा है हमारे पास, तो हम जो है इन्हीं क्वेश्चंस को कर लिया। अगर मान लो किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो ये केवल यही क्वेश्चन करके जाए वो, अगर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि वो क्वेश्चंस को करके आ जाएगा पेपर में। अगर मान लो इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आप उसको करके आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हम इम्पोर्टेंट जो है यानी पीवाईक्यूज जो है उन पे फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि पेन ले लेते हैं। नाइटिया इज आ। तो देखो क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो बहुत ही अजीब गरीब लगेगा कि नाइटिया क्या बवाल है। तो ऐसा कुछ बवाल नहीं है एक्चुअली। मैं सबसे पहले बताता हूँ फॉसिल्स के बारे में आपको। तो देखो फॉसिल्स क्या होता है, पहले हम थोड़ा समझा देते हैं कि देखो अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। बट जब अर्थ जो है खुद बनी थी, यूनिवर्स में अर्थ जब बनी थी, उस टाइम पे कुछ और ऑर्गेनिज्म थे। यानी स्टार्टिंग में बहुत मिलियन ईयर अगो जो है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, बट आज के समय पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट जो है वो नहीं है। बट हमें उनके बारे में कैसे पता चला? आखिर मन में सवाल आया तुम्हें? कोई तुमसे बोलता है कि देखो डायनासोर रहा करता था इतने साल पहले, इतने हजार साल पहले। अब बोलोगे कि तुमने देखा था कि नहीं देखा था, तो तुम्हें कैसे पता कि डायनासोर रहता था? तो ये सारी चीजें जो हैं हमें पता चलती हैं फॉसिल्स की वजह से। तो ये आखिर फॉसिल करते क्या हैं? देखो होता क्या है कि जो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म रहते थे अर्थ के ऊपर, जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आई, वो खत्म हुए, तो उनके कुछ अवशेष, उनके कुछ एविडेंसेस, उनके क्या चीज, उनके प्रिजर्व्ड रिमेन्स, उनके हमें प्रिजर्व्ड रिमेन्स आज के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेसेस। तो ये सारी चीजें जब हम आज के टाइम पे हम जब ऐसे होता क्या, कभी दिखा है तुमने, कभी न्यूज़ सुनी है कि आज जो है इस जगह पे जो है इस वाले ऑर्गेनिज्म की या फिर इस एनिमल की जो है एक मतलब कुछ अवशेष मिले हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि इतने साल पहले रहा करता होगा ये एनिमल। तो ये सारी चीजें जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, है ना। तो जो फॉसिल्स क्या है वो समझ में आ गई होगी आपको। तो जो भी एनिमल है, डायनासोर वगैरह है, इनके जो ट्रेसेस हैं, उनकी जो ईंट के ऊपर, सॉरी, जो होता है ना रॉक्स के ऊपर उनकी छाप मिलती हैं कुछ, कि उनकी कुछ हड्डियां भी मिलती हैं कभी कभी। तो वो सारे स्केलेटन वगैरह जो मिलता है ना, उनसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, ठीक है। और उसकी फिर कार्बन डेटिंग वगैरह करके एज भी निकाली जाती है कि कितने साल पहले वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे अर्थ के ऊपर। तो फॉसिल्स के बारे में मैंने बहुत सारी चीज बता दी आपको, फॉसिल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नाइटिया क्या है। तो देखो जो नाइटिया है ना, ये एक जीनस है। किसका? फिश का।
कहने का मतलब है कि एक नाइटिया नाम की यानी नाइटिया जीनस की एक फिश होगी जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती होगी, बट वो आज के टाइम पे नहीं है, तो उसके जो फॉसिल्स मिले हैं वो है नाइटिया। अब ये कब की बात होगी? तो एक्चुअली में ये 50 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है। देखो मैं इसको मिलियन ईयर अगो कैसे लिखूंगा? MYA। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जब भी अगर मैं मिलियन ईयर अगो की बात कर रहा हूँ तो सही क्या लिखूंगा? MYA। तो ये जो फिश है अराउंड 50 मिलियन ईयर अगो यानी 50 मिलियन साल पहले अर्थ पे जो है एग्जिस्ट करती थी। आज वो नहीं है, उसके फॉसिल है मिलते हैं हमें। ठीक है, उस फॉसिल की अगर तुम्हें फोटो देखनी हो तो कुछ इस तरीके का फॉसिल्स मिलते हैं। ये एक रॉक है, उसके ऊपर तुम्हें देखो थोड़ी सी कार्विंग या स्क्रैचेस जो दिख रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि एक फिश है ये, है ना? तो इसी की स्टडी करी जाती है। यहीं से मॉर्फोलॉजिकली हमें पता मतलब उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है और हम आइडिया लगाते हैं कि कैसा वो दिखता होगा। तो और एक चीज और है कि जो फॉसिल्स है ना, डायरेक्ट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं ये। अब ये एविडेंस क्यों भाई? ये सबूत है उनका। जो अगर मान लो कोई डायनासोर का फॉसिल मिल रहा है तो वो सबूत है कि डायनासोर जो है कुछ साल पहले, कुछ नहीं बहुत मिलियन ईयर अगो पहले रहते होंगे। तो ये चीज जो है ना, कोई तुमसे पूछे कि तुमने देखा, अरे भाई देखा नहीं लेकिन मैंने उसका फॉसिल तो देखा है, तो इसका मतलब डायनासोर रहा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बाकी के ऑप्शन की बात करूं मैं तो देखो इसका तो आंसर हो जाएगा फॉसिल फिश, फिश का फॉसिल है। ठीक है, लेकिन बाकी के भी पूछोगे कि ये सर क्या है, तो देखो ये भी बताए थे हम तुम्हें, दूसरे कलर से बताएंगे। देखो इसे ट्रंक है, फॉसिल ट्रंक है। तो इतना याद कर लो कि ये फॉसिल जो है स्टेम का फॉसिल है, कोई ट्री का फॉसिल है ना, पेड़ का। ये एक स्टेम का फॉसिल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्राइलोबाइट की, ट्राइलोबाइट जो है ये फॉसिल है मेरा फॉसिल ऑफ एर्थ्रोपोडा। जो एर्थ्रोपोड्स हैं उनके फॉसिल, उनका एक फॉसिल है ट्राइलोबाइट। इसके अलावा अगर एमोनाइट की बात करूं मैं, ये है मरीन मॉलस्क, यानी एक ऐसी मॉलस्क जो मरीन सी में रहती थी। तो ठीक है, तो उसका फॉसिल क्या है? एमोनाइट। तो अब तुम्हें सारा मतलब सारे चीज समझा दी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से। द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज, मतलब कहने का क्वेश्चन में क्या है ये समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है ना, वो सोर्स जो है उसका सोर्स क्या है? मतलब कहने का ये है कि मेरी बॉडी में कोई भी अगर प्रोटीन बन रही है उसको बता कौन रहा है? मेरी बॉडी को कौन बता रहा है कि ये वाली प्रोटीन आपको बनानी है? कौन जो है बता रहा है कि ये वाली प्रोटीन किस टाइम पे बनानी है? ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है आखिर? तो देखो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो हमारी सेल के अंदर ही छुपा बैठा है। आखिर ये जो बता रहा है, देखो ये है मेरी सेल। ठीक है, ये एक सेल है। उस सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है उसके अंदर? न्यूक्लियस। अब जो मेन जो राज है, जो छुपा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो इसी के अंदर है। और वो राज क्या है? जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। वो राज है ये, इसको बोलते हैं हम क्या? डीएनए। ये डीएनए ही है जो कल्प्रिट, कल्प्रिट नहीं बोलो, यही एक अच्छी चीज है एक्चुअली में। जो डीएनए जो है, यही इसी ये क्या है, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसी के पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो होता क्या है, ये डीएनए जो है इसके पास इसके सीक्वेंस जो होते हैं, डीएनए के सीक्वेंस जो होते हैं, उसमें उसमें मैसेज लिख रहा है एक तरीके से, ऐसा समझ लो मैसेज लिख रहा है। वो जो क्या करेगा, वो बताएगा कि ये वाली प्रोटीन है और ये बनानी है, इतने अमाउंट में बनानी है, ये भी बताएगा। ठीक है, और कब बनानी है ये भी बताएगा। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बेबी अगर बॉर्न हुआ है तो तभी वो प्रोटीन की जो है सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर प्रोटीन की अगर जरूरत तब है कि 10 साल बाद बने, तो 10 साल बाद प्रोटीन बनेगी। वो सारी चीजें इस डीएनए के अंदर होती हैं। तो करेक्ट आंसर तो हमारा डीएनए हो जाएगा, बट इसका सीक्वेंस क्या होता है मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूं आपको कि कैसे आखिर प्रोटीन बनती है। तो होता क्या है कि जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है।
तो देखो डीएनए को जैसे हम जब देखते हैं ना, तो डीएनए जो होता है जैसे एक समझते हैं क्रोमोसोम बना के समझते हैं। यही डीएनए जो है क्रोमोसोम की फॉर्म भी ले लेता है ना? ये तो पता ही है आपको। मान लो एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को मतलब इतने रीजन को बोलते हैं जीन। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के एरिया को, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक के जो नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस है, उसको बोल रहा हूँ मैं जीन ए। इसे क्या बोल रहा हूँ मैं? जीन ए। तो ये जो ए जीन है, ये जो ए जीन है, वो आगे जाके बनाएगा, ये जो है इसके पास क्या है? ये आगे जाके प्रोटीन को बनाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके पास है। मान लो एक प्रोटीन मान लेते हैं, कोई एक प्रोटीन ए बोल देते हैं, जो जीन ए है वो प्रोटीन ए बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई एक और जीन होगा, मान लेते हैं बी जीन है, इस ये जो बनाएगा ये प्रोटीन सॉरी क्या बोलते हैं, प्रोटीन बी बनाएगा। तो इस तरीके से सारे जीनों के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, जरूरी नहीं है खाली एक ही प्रोटीन बनाए, ये दो प्रोटीन तीन प्रोटीन तो बहुत सारे प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझनी है। तो एक चीज और है इसमें, मैं अगर समझना चाहो तो ये 11th-12th की बात है, वैसे तो बता देता हूँ कि होता क्या है कि डीएनए जो होता है ना हमारा, डीएनए उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस डीएनए से क्या होता है, एक्चुअली एक चीज ये है मेन बताने वाली, कि डीएनए हर जगह सेल के अंदर नहीं जा सकता। जो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, मान लो वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वहां पे राइबोसोम होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो डीएनए जो है खुद तो जाएगा नहीं कि डीएनए जो है यहाँ से टुकड़ा टूटेगा डीएनए का और इधर जाके बोलेगा कि ये वाली प्रोटीन बनाओ। तो वो करता क्या है एक्चुअली में, वो क्या करता है डीएनए, डीएनए बनाता है आरएनए। डीएनए क्या करता है, एक आरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो अपना मैसेज है, वो दे देता है आरएनए को, और इसे बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसे, है ना। और ये जो मैसेंजर आरएनए है, फिर वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, मान लो ये आरएनए बना और वो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाके बोलेगा भाई साहब ये वाली प्रोटीन बनानी स्टार्ट कर दो, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो मैंने ये भी चीज बता दी, ये एक्चुअली में 12th क्लास के अंदर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, चैप्टर का नाम बता रहा हूँ आपको। तो हाँ, हमने समझ लिया ना सारे ऑप्शंस। देखो डीएनए हमने समझ लिया, डीएनए क्यों उसका आंसर है। आरएनए क्यों नहीं है, क्योंकि आरएनए मानते हैं आरएनए के पास सोर्स होता है प्रोटीन बनाने का, उसे पता है क्या मैसेज है, लेकिन वो अल्टीमेटली आया कहाँ से, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आई तो डीएनए से। डीएनए ही तो ने बोला कि आरएनए भैया जाओ उधर जाके और ये वाला मैसेज पहुंचा दो, ये प्रोटीन बनवा दो, है ना। तो एक्चुअली में आंसर हमारा डीएनए हो जाएगा। आरएनए क्यों नहीं होगा ये समझ गए होगे आप पहले ही। इसके अलावा एटीपी और जो एडीपी, ये जो है भाई एनर्जी करेंसी है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी है। कहने का मतलब ये है कि ये तो एक्चुअली में एनर्जी की फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो ये तो इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि अगर कोई पी प्लांट है जो जिसके ऊपर इसके, इसके उस पी प्लांट में ग्रीन और राउंड सीड्स हैं, उसकी क्रॉसिंग कराई जा रही है एक दूसरे प्लांट से जिसकी येलो एंड रिंकल्ड सीड्स है, तो F1 प्रोजेनी के अंदर सीड्स कैसी होंगी। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मेंडल जेनेटिक्स का। चलो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है, या फिर इनमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। तो तुम अगर देखोगे तो जो ग्रीन है ना, ग्रीन सीड, ग्रीन सीड है एक रिसेसिव ट्रेट। कैसा ट्रेट है ये, रिसेसिव। अगर मैं बात करूं येलो की, येलो सीड जो है यानी ये जो कलर है येलो कैसा है, डोमिनेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करी जाए राउंड की, यानी कि राउंड क्या है, शेप है सीड का, तो जो राउंड शेप होता है सीड का वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं रिंकल्ड सीड की, जो रिंकल्ड शेप होता है सीड का वो कैसा होता है, रिसेसिव।
तो ये 4 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं डोमिनेंट रिसेसिव का थोड़ा-सा बेसिक सा बताऊँगा क्योंकि ये तो बहुत अगर मतलब समझने वाली बात है, अगर समझाया जाए तो उसको तो 1 घंटा लग जाएगा यही समझाने में। मैं बहुत जल्दी बताऊँगा, देखो ध्यान से सुनो। देखो, अगर मान लो एक प्लांट है, ये मान लो प्योर प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है, तो इसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी होगा, है ना? अब मान लो एक और प्लांट है, ड्वार्फ है जो शॉर्ट है, तो और वो प्योर है वो, तो उसका होगा स्मॉल टी। जब इन दोनों की क्रॉस कराई मैंने, एक टॉल प्लांट की और एक शॉर्ट प्लांट की, यानी ड्वार्फ प्लांट की, इन दोनों की मैंने क्या कराई? क्रॉस। इन दोनों को जब मैंने क्रॉस कराया, तो जो मेरी प्रोजेनी आई, वो भी एक टॉल प्लांट ही आई। वो कैसी आई? टॉल प्लांट आई। अब ये टॉल प्लांट तो फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब जो दिख रहा है सामने से, जो मेरे सामने नजर आ रहा है, और जीनोटाइप मतलब उसके जीन्स के अंदर जो कौन सा अलील है वो है जीनोटाइप। तो यहाँ पे जो क्रॉस कराते हैं, तो जो टॉल प्लांट आता है उसका जीनोटाइप होता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब तुम यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो गौर करने वाली बात है, वो ये है मेरे भाई कि तुम देखोगे कि ये जो कैपिटल टी है, यानी कि टॉलनेस है, वो डोमिनेंट ट्रेट है। देखो, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन एक्सप्रेस कौन सी चीज हो रही है? कैपिटल टी। कौन सी चीज एक्सप्रेस हो रही है कैपिटल टी स्मॉल टी में? कैपिटल टी। यानी कि टॉलनेस क्या है? टॉलनेस ट्रेट जो है एक डोमिनेंट ट्रेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं, स्मॉल टी, ये एक रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब ऐसा ट्रेट है जो सामने वाले अलील के सामने खुद को एक्सप्रेस कर पाए, और रिसेसिव मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, वो डर जाए कैपिटल टी से, नहीं भैया मैं नहीं कर सकता एक्सप्रेस, आप करिए, कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है। अब सेम चीज आप यहाँ पे लगाइए, तो जो ग्रीन सीड है, जो ग्रीन कलर है, वो भैया रिसेसिव है, वो दब जाता है येलो कलर के सामने। येलो कलर यानी कि अगर मान लो ये वाई वाई, कैपिटल वाई, तब तो येलो होगा ही होगा, तब तो सीड मेरा येलो होगा ही होगा। बट अगर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाए, यानी कि दो अलील हो, एक है येलो वाला और एक ग्रीन वाला, तो जो जो हमारा सीड होगा ना, वो येलो कलर का होगा। कैसा होगा? येलो कलर का होगा। तो यही चीज बताता है कि कैपिटल वाई क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है। चलो अब आगे करते हैं सवाल। तो इन्होंने क्या बोला था कि ग्रीन राउंड सीड की क्रॉस करा रहे हैं येलो रिंकल सीड से। तो ये करा रहे हैं ग्रीन राउंड की क्रॉस येलो रिंकल से। देखो, ग्रीन है और राउंड है, तो ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। कैसी क्रॉस है? डाई हाइब्रिड। जब दो ट्रेट एक साथ में क्रॉस कराते हैं तो कैसी क्रॉस होती है? वो डाई हाइब्रिड। जब एक ही ट्रेट को कंसीडर करके अगर कोई क्रॉस कराई जाती है तो वो कैसी ट्रेट होती है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन राउंड के लिए आप क्या जीनोटाइप लिखेंगे, बोलो। ग्रीन क्या है? देखो ऐसे लिखते हैं, पहले राउंड वाली लिखते हैं फिर ग्रीन वाली लिखते हैं। देखो, राउंड है तो ये क्या है? डोमिनेंट। राउंड क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसको लिख दूंगा मैं कैपिटल आर, कैपिटल आर। और ग्रीन है तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं? ये रिसेसिव ट्रेट है, तो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मैंने क्या किया? येलो का वाई उठा लिया, राउंड का आर उठा लिया। अगर कोई डोमिनेंट है तो उसको बड़ा बना दिया कैपिटल, और कोई अगर मान लो क्या बोलते हैं उसे, रिसेसिव है, तो उसे स्मॉल बनाएंगे। बट यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो मैंने क्या किया? स्मॉल वाई को ग्रीन बता दिया, है ना? अब इसकी क्रॉस मैं करा रहा हूं किससे? येलो रिंकल से। तो रिंकल है तो बनाऊंगा स्मॉल आर, येलो है तो कैपिटल वाई। इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी, है ना? अब ये है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होती है? तो देखो, सबसे पहले बनाते हैं हम गैमेट्स। सबसे पहले क्या बनाते हैं? गैमेट्स। तो देखो, अगर कोई डबल टी, जैसे मान लो ये कैपिटल टी है, किसी ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक सेल, यानी कि जिसमें डाइप्लॉइडी होती है, 2n होता है, वहां पे जो मान लो गैमेट्स में होंगे तो कैपिटल टी दो अलील होंगे। बट अगर वहीं उसके गैमेट की बात करूंगा मैं, कैसे गैमेट की बात करूंगा, यानी कि स्पर्म है, एग है, तो उसके अंदर केवल केवल एक ही अलील आता है, यानी कि कैपिटल टी आएगा केवल, है ना? तो सेम चीज अगर हम यहाँ अप्लाई करें, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहां से केवल और केवल एक आर आएगा, एक आर। एक सेकंड, कलर दूसरे लेते हैं। यहां से अगर हम देखें तो गैमेट्स की अगर मैं बात करूं, यहां से केवल केवल एक आर आएगा कैपिटल वाला, और एक स्मॉल वाई आएगा, ठीक है?
फिर जो है यहां से अगर बात करूं मैं तो यहां से स्मॉल आर आएगा एक और एक कैपिटल वाई आएगा। ठीक है, तो इन दोनों गैमेट्स की क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। तो ये जो दोनों गैमेट जब एक जाइगोट में जाके मिलेंगे तो वो उस जाइगोट के जो एलील्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, उसका जीनोटाइप होगा कुछ इस तरीके का। दिखा आपको कुछ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला आर एक साथ में आ गया है ना, और ये वाला वाई एक साथ में आ गया। देखो मैं दिखा देता हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं देखो ये वाला आर और ये वाला आर, ये दोनों एक साथ में आ गए। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों एक साथ में आ गए। अब तुम इनका नामकरण कर सकते हो, इनका फिनोटाइप गेस कर सकते हो, ये क्या फिनोटाइप होगा, बताओ जरा, बताओ जरा। सबसे पहले देखते हैं राउंड या रिंकल्ड होगा, पहले चेक करो कि राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा। अगर कैपिटल आर है स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर यानी कि डोमिनेंट क्या है, राउंड है, तो तुम बताओ मुझे कि राउंड होगा कि रिंकल्ड होगा। तो भाई ये तो राउंड होगा, क्योंकि राउंड जो है, राउंड शेप जो है शीड का, वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब देखो जरा ये कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, येलो और ग्रीन, तो येलो ग्रीन में कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, कौन सा डोमिनेंट होता है, बोलो जल्दी से। तो देखोगे आप तो खुद ही बोलोगे कि येलो जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो इससे मुझे पता चला कि जो सीड होगा मेरा फाइनली वो येलो एंड राउंड होगा, येलो शेप होगा उसका एंड, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, येलो कलर होगा उसका एंड राउंड जो होगा शेप होगा। यानी कि इसके जो सीड का शेप होगा वो गोल होगा और कलर कैसा होगा, येलो होगा। तो आंसर कर सकते हो आप, जरा बताओ जरा। तो इनके जब हम क्रॉस कराएंगे तो आंसर आएगा मेरा येलो एंड राउंड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चले अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। होमोलोगस ऑर्गेन्स हैव, सबसे पहले मन में एक चीज खटकेगी कि ये होमोलोगस का मतलब क्या है, होमोलोगस, होमो होमो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं होमोलोगस ऑर्गेन्स, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर सेम है। क्या मैंने ध्यान सुना, स्ट्रक्चरली दे ऑल आर सेम, बट अगर उनके फंक्शन की बात करूं मैं तो किसी का फंक्शन अलग है, किसी का फंक्शन अलग है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ह्यूमन का फोर लिम्ब ले लूं मैं, किसका, ह्यूमन का फोर लिम्ब ले लूं, फोर लिम्ब बोले तो हाथ, फोर लिम्ब बोले तो हाथ, और वहीं मैं डॉग का एक फोर लिम्ब ले लूं तो डॉग हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों के जो फोर लिम्ब, से मेरा हाथ ये है, डॉग का फोर लिम्ब क्या होगा, ऐसे चलता है ना वो ऐसे, तो इसका जो आगे वाला पैर जो होगा, कैसे वाला, आगे वाला पैर जो होगा। अगर दोनों की बात करूं तो दोनों में जो हड्डी है ना, बोन्स, वो सेम है। मेरे हाथ में भी तीन हड्डी होती है, कौन कौन सी, कौन कौन सी हड्डी होती है बताओ। मेरे हाथ में तीन सेम बोन होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है ह्यूमरस, एक होती है अल्ला, एक होती है रेडियस। ये तीन बोन मेरे भी हाथ में होती हैं, यही तीन सेम बोन डॉग के हाथ में भी होती हैं, डॉग का आगे वाला जो पैर होता है। बट अगर तुम देखोगे तो दोनों के फंक्शन अलग अलग है, स्ट्रक्चरली बोथ आर सेम, बट मैं क्या करूंगा, मैं इससे सेब खाऊंगा उठा के, मैं इससे लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, बट वहीं डॉग क्या कर रहा है, उससे चल रहा है, वो उनके हाथ से चल रहा है वो, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन अलग अलग, दोनों के स्ट्रक्चरली सेम, तो ये कौन से ऑर्गन हो गए, इन्हें बोलते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब बताओ जरा, ऑप्शन रीड करो, बोलो कौन सा आंसर होगा इसमें से। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, गलत भाई। सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, ये भी गलत। स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन सेम नहीं होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत। सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, क्या बोला, स्ट्रक्चरली दे आर सेम बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। तो इससे पता है क्या चीज पता चलती है, इससे ये चीज पता चलती है, ये एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, ये इस चीज का एविडेंस है कि
आप लोग यानी ये ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप यानी इवॉल्व जो हुए हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म से हुए हैं, ठीक है? बट दोनों ने मतलब अडेप्टेशन अपने आप अडेप्ट कर करके अलग-अलग फीचर्स को डेवलप किया। समझ रहे हो? मतलब बॉडी जो है उनकी सेम बन रही थी बट उन्होंने उसका यूज़ अलग-अलग तरीके से करने लगे वो, तो फंक्शन उनके डिफरेंट हो गए। इसका एक और एग्जांपल है, चलो मैं खैर बाकी एग्जांपल जो आगे डिस्कस करूँगा। देखो, यहाँ देखो, चलो ये फोटो देखो। ये ह्यूमन है, ह्यूमन का हाथ देखोगे तो देखो ह्यूमरस बोन ये वाली है, यानी कि ये, और रेडियस अल्ना यहाँ पे 2 बोन होती हैं, रेडियस अल्ना, ठीक है? और सेम चीज़ कार्पेल, मेटाकार्पेल यानी फिंगर्स की इवन यहाँ की भी जो हड्डी है वो ऑलमोस्ट सबके में सेम है। तो कैट है, हॉर्स है, बैट है, डॉल्फिन है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबके तुम देखोगे स्ट्रक्चरली दे आर सेम। बट अगर इनके फंक्शंस की बात करूँ ना मैं, ह्यूमन का फंक्शन देखोगे तो ग्रेस्पिंग यानी कुछ चीज को उठाना या फिर खाना पीना, ये सारी चीज हम हाथ से कर रहे हैं। वहीं कैट की बात करेंगे तो वो वॉक कर रही है, उससे वो चलती है। हॉर्स की बात करेंगे तो हॉर्स भी यही सेम काम कर रहा है ना? मतलब अगर बैट की बात करें, बैट में ये उड़ने में काम कर रहा है, फ्लाई। जो बैट होता है मैमल है, बट देखो वो उन्हीं हाथों से उड़ता है बट हम उससे खा पी रहे हैं। और डॉल्फिन की बात करूं मैं तो ये स्विमिंग में काम करती है इसके लिए। तो अब देखो सबके फंक्शन अलग अलग हो गए, नहीं हो गए? ऑलमोस्ट सबके फंक्शन सेम होते हैं, स्ट्रक्चरली दे आर सेम। ऑलमोस्ट सबके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, गलत बोल दिया था, है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाज द फाइंडिंग ऑफ। आखिर ये बात किसकी थ्योरी से निकल के आई थी? ये चीज देखो, होता क्या है, आ, एक थी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये एक थ्योरी थी। क्या थी? केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी हमारे भाई ओपरिन एंड हेल्डेन, 2 साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? ओपरिन एंड हेल्डेन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ये केमिकल ओरिजिन थ्योरी में इन्होंने बोला क्या था? आखिर इवोल्यूशन के दौरान, मतलब इवोल्यूशन के पार्ट में, एक इवोल्यूशन एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ एक थ्योरी दी थी इन दोनों साइंटिस्ट ने। अब ये थ्योरी कहना क्या चाह रही थी? ये थ्योरी हमसे चिल्ला चिल्ला के बस ये बात बोल रही थी, इन्होंने बोला था कि कुछ इनऑर्गेनिक अर्ली टाइम पे, हाँ अर्ली टाइम पे यानी अर्थ में जब स्टार्टिंग में जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्ली अर्थ जो थी वो रिड्यूसिंग थी, उसका जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग था, वो हर चीज को रिड्यूस कर रहा था। उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ के ऊपर, उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, उस टाइम पे क्या था? कार्बन था, बाकी सारी चीजें थी, है ना? बट ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन था उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या कहा कि उस टाइम पे हुआ क्या कि कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, क्या चीज? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो कन्वर्ट हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर, किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट हुए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। अब क्या हुआ? जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है यहां से लिविंग सेल बनी, यहां से लिविंग सेल बनी। तो लिविंग सेल कैसे? अब ये नहीं है एक दिन का खेल है, ये एक दिन पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दूसरे दिन ऑर्गेनिक, फिर अरे भाई इतनी जल्दी नहीं होता है कुछ भी। एवोल्यूशन इज वेरी स्लो, मतलब एवोल्यूशन बहुत ही धीरे धीरे होता है। कई कई सालों में जाके तुम्हें एक सडन हल्का सा चेंज दिखाई देगा कि अच्छा ये चीज इवॉल्व हो गई है अब हम। तो ये मिलियन ईयर अगो यानी बहुत सारी सालों का खेल है ये, ठीक है? तो ऐसा नहीं है अर्थ आज बनी कल को लाइफ आ गई। पहले अर्थ पे लाइफ नहीं थी, बाद में लाइफ का ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट मतलब बनी लाइफ। उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई, कुछ साइंटिस्ट ने कोई और थ्योरी दी, किसी ने कुछ और दी। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे ओपरिन हेल्डेन, इन्होंने बोला कि ऐसे देखो, इन्होंने समझाया कि आखिर लाइफ आई कैसे। इन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अर्थ पे प्रेजेंट थे, वहां से पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से धीरे धीरे जाके एक लिविंग सेल बनी, फिर सेल से आगे जाके देखोगे तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। फिर जो हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो उस तरीके से पता चलता है कि ये फाइलम आया होगा, फिर ये फाइलम आया होगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश करी कि लाइफ कैसे बनती है। तो देखो, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाज द फाइंडिंग ऑफ
किसकी? ओपरिन एंड हेल्डेन। तो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है हेल्डेन, तो आंसर हो जाएगा हेल्डेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है ये? The phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross between pure tall and dwarf varieties in F2 generation। ध्यान रखना क्वेश्चन में F2 जनरेशन बोल रहा है हमसे। कैसी जनरेशन? F2। F2 F1 डिफरेंट होती है ना? तो देखो सबसे पहली चीज तो यही मन में आएगी कि आखिर फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है। फिनोटिपिक का मतलब बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जो मेरी आंखों से दिख रहे हैं उस ट्रेट में जो मेरी आंखों से दिख रहा है साफ साफ वो फिनोटिपिक है। वो कैरेक्टर क्या है उसका? फिनोटिपिक है। जैसे कोई प्लांट है जो टॉल है, साफ साफ दिख रहा है कि ये लंबा है भाई, तो ये तो फिनोटिपिक कैरेक्टर है। उसका अगर जीनोटिपिक कैरेक्टर समझना है तो हमें जीन के लेवल पे जाके देखना है कि उसका अलील क्या होगा। ठीक है, तो उससे पता चलता है जीनोटिपिक कैरेक्टर। अब ये रेशियो कैसे निकलते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। तो किसकी बात कर रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, यानी कि केवल केवल एक पेयर ऑफ ट्रेट होंगे यहाँ पे, एक पेयर ऑफ ट्रेट। यानी कि या तो लंबाई की बात करूंगा मैं, या फिर मतलब कोई और कलर की बात करूंगा सीड के, या फिर सीड के शेप की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि सीड के कलर भी सीड के शेप भी इन दोनों को एक साथ में लेके चलूं, नहीं, एक ही चीज है ना। तो चलो करते हैं आगे। ये कह रहे हैं प्योर प्योर टॉल की बात कर रहे हैं। प्योर टॉल बोले तो कैपिटल टी, और ड्वार्फ की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल टी। अब देखो इन दोनों के बीच में करानी है मुझे क्रॉस। तो कैसे करते हैं क्रॉस, ये चीज सीख लो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बनाने चाहिए आपको गैमेट्स। क्या बनाने चाहिए? गैमेट्स। तो पॉसिबल गैमेट्स क्या है? पॉसिबल गैमेट ये है कि अगर हमेशा कोई भी अगर गैमेट होगा उसमें कैपिटल टी अलील ही होगा, एक ही अलील होगा। क्या होगा? एक ही अलील होगा। अगर आप देखोगे स्मॉल टी तो यहाँ पे भी एक ही अलील होगा गैमेट के अंदर, वो क्या होगा? स्मॉल टी। अब मुझे क्रॉस करना है तो देखो ये वाला गैमेट आएगा और ये वाला गैमेट आएगा, ये दोनों गैमेट एक ही जाइगोट के अंदर आ जाएंगे। सॉरी, एक जैसे मान लो एग है, एग के पास ऑलरेडी स्मॉल टी है, ठीक है, और स्पर्म के पास कैपिटल टी है। तो जैसे ही स्पर्म जो है एग में जाके फ्यूज करेगा तो उस जाइगोट के अंदर दो अलील पहुंच जाएंगे। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस तरीके से मैंने ये जो जनरेशन बन के आई है, यानी ये जो जाइगोट है, ये मेरा F1 जनरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन। F1 की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना। तो अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। और एक चीज और है कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। अब जो डोमिनेंट ट्रेट है तो यहाँ पे जो प्लांट होगा मेरा वो टॉल होगा। क्या होगा? प्लांट क्या होगा? टॉल होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? F2 जनरेशन की बात कर रहा है। F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के लिए हमें एक क्रॉस और करानी होगी। तो देखो F2 जनरेशन कैसे होगी। अब देखो हम क्या कराएंगे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ना, इन्हीं के बीच में आपस में क्रॉस कराएंगे। यानी कि ऐसे ही मैं दो प्लांट लूंगा जिनकी जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो इन दोनों को हम कराएंगे क्रॉस। देखो अब क्या होगा, अब खेल समझने वाली चीज मेन यहाँ पे है। वो तो बहुत आसान क्रॉस है, उसको तो कोई भी कर लेगा। अब मेन चीज है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैमेट जो होंगे दो तरह के होंगे। कैसे गैमेट होंगे? दो तरीके के। अब कैपिटल टी में गैमेट एक ही तरीके का होगा। हर गैमेट के अंदर एक ही कैपिटल टी ही, मतलब इसी टाइप का अलील होगा, केवल सिंगल अलील। बट अगर यहाँ मैं बात करूंगा गैमेट के अंदर, तो दो तरीके के गैमेट्स बन सकते हैं। एक गैमेट हो सकता है कि कैपिटल टी वाला हो, एक गैमेट हो सकता है कि स्मॉल टी वाला हो। समझ में आ रही बात? और सेम चीज यहाँ पे होगी। एक गैमेट मेरा कैपिटल टी वाला हो सकता है, एक गैमेट मेरा स्मॉल टी वाला हो सकता है। अब मैं जो क्रॉस के कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अगर ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो अलील है, यानी ये वाला जो गैमेट है, वो इसके साथ में फ्यूज कर जाए। किसके साथ में? इस वाले के साथ में। तो अगर यहाँ फ्यूजन होगा तो कौन सा अलील्स बनेगा, यानी कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे गलत लिख दिया मैंने, हाँ? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो दोनों सेम ही तो है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखो इसकी बात करते हैं। अगर मान लो ये वाला अलील जो है, ये वाला गैमेट जो है वो इसके साथ में फ्यूज कर रहा है ना,
तब देखो तो कौन सा अलील बने, कौन सा जीनोटाइप बनेगा, स्मॉल टी। कौन सा बनेगा, स्मॉल टी। अभी मैंने इसकी इससे करा दी, इसकी इससे करा दी, बट अभी एक और पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला क्रॉस जो है, यानी ये वाला गैमीट जो है वो इसके साथ फ्यूज करे, है ना। हो सकता है ये इससे करे, ठीक है, लेकिन ये भी तो सकता है कि ये वाला इससे फ्यूज कर जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो देखो ये और ये जो है बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अभी एक और रह गया चांस पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये वाला अलील सॉरी ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज करे, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो हमारे पास 4 गैमेट की पॉसिबिलिटीज आई हैं, कितनी आई हैं, 4 गैमेट्स की। तो चारों गैमेट्स में यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। एक है कैपिटल टी, ठीक है। फिर है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये जो है ये सारे ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप्स हैं, चारों जाइगोट्स के जीनोटाइप्स हैं। ये क्या है, जीनोटाइप, क्योंकि यहाँ पे ये फिनोटाइप नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी जीनोटाइप बोल रहा हूं। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो तुम क्या निकालोगे, देखो ये तो एक है और ये एक और एक 2 बन जाएंगे और ये एक। अगर आपसे कोई पूछता है F2 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कौन सा जीन, फिनोटिपिक रेशियो। अगर तुमसे पूछे जीनोटिपिक रेशियो तो आंसर आएगा 1:2:1। मैंने ये भी समझा दिया आपको। अभी मैं बात करूंगा आपसे फिनोटिपिक रेशियो की। क्या बात करूंगा, फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक की बात करते हैं, चलो देखो कैपिटल टी अगर आप बताइए कि ये टॉल होगा प्लांट की शॉर्ट होगा, हमें पता है कि ये तो भाई टॉल होने वाला है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल ही होगा, क्योंकि टॉलनेस जो है एक क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। कैसी ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये दोनों ही टॉल होंगे, तो एक टॉल और हो गया, फिर एक टॉल और हो गया। अब स्मॉल टी क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, यानी जो मेरी नजरों से दिख रहे हैं कैरेक्टर के ट्रेट, उसके हिसाब से रेशियो क्या होगा, तो मुझे क्या दिखेगा साफ साफ कि 3 प्लांट मेरे जो है टॉल है, एक प्लांट मेरा ड्वार्फ है। तो 3:1 जो आएगा मेरा रेशियो, ये क्या कहलाएगा, फिनोटिपिक रेशियो। ये कौन सा रेशियो कहलाएगा, फिनोटिपिक रेशियो। और जो ये वाला रेशियो कौन सा था मेरा, ये था जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो अब मेरा आंसर जो है, अब आप करेक्टली बता सकते हो कि F2 जनरेशन के अंदर जो रेशियो आएगा मेरा, वो आएगा 3:1, जिसमें कि 3 प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल, और एक प्लांट होगा ड्वार्फ। चलिए अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस याद करने वाली बात है कि पैलियोंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ये अभी जो मैं आपको बता रहा था ना कि फॉसिल वगैरह क्या है, ये सब ये जो ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी, ये इसी चीज के बारे में स्टडी करती है। किस चीज के बारे में, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स की स्टडी करने की जो ब्रांच है साइंस के अंदर, वो उसको बोलते हैं हम पैलियोंटोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा फॉसिल्स। अब तुमसे कोई पूछे सेल की मैं भी बता देता हूँ, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। मतलब उतने काम की नहीं है, बस ठीक है बता देते हैं। आगे चलते हैं। देखो अच्छा एक चीज और है, मैंने फिगर लगाया था। तो अगर तुम देखो यहाँ पे अगर ध्यान से, तो इसमें फोटो में दिख रहा होगा कि कैसे इन्हें एक जो ये जो है साइंटिस्ट लोग हैं सब, ये सर है जो है साइंटिस्ट लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिमेन्स को निकाल रहे हैं कि कैसे। देखो ये जो है एक डायनासोर का मुझे फॉसिल लग रहा है, कुछ इस तरीके से हमें जो है फॉसिल्स मिलते हैं अर्थ के ऊपर आज के टाइम पे। इससे पता चलता है कि अर्थ पे ये रहते होंगे, अब जो खत्म होने के बाद वो यहीं दब गए, इसी मिट्टी में दब गए। यहाँ से हमें जो चीज नहीं डिकम्पोज हो पाती है, वो हड्डियां वगैरह या फिर कुछ छाप जो लग जाती है रॉक्स के ऊपर, वो हमें मिलते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। आगे चले भाई, चलो भाई ये बताओ, इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी। इवोल्यूशन अकर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ये वाली हाइपोथेसिस किसने दी थी, बताइए। देखो एक्चुअली में जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है,
जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, इस थ्योरी को मैं समझाऊंगा, इस थ्योरी में कौन कौन सी बात बोली गई थी, और मैं बस थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं। इस थ्योरी को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी। अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये जो थ्योरी है ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो तुम आंसर करके आओगे। मैं बताऊंगा भी किस साइंटिस्ट ने दी थी, बट मैं अभी थोड़ी सी बातें आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं। देखो होता क्या है, इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है बेसिकली, ये भी एक मतलब ये एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करना चाह रही है आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ इवोल्यूशन, है ना। ये चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ही थ्योरी साइंटिस्ट देते हैं। तो वन ऑफ द थ्योरी इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या बताया गया था, इसमें बोला गया था कि देखो होता क्या है कि जो भी एक पॉपुलेशन है, कोई भी एक पॉपुलेशन है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पॉपुलेशन के अंदर होता है वहां पे वेरिएशन आता है। ये वाली बात ठीक है, ये हमें भी पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आता है, असेक्सुअल में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि क्या कहते हैं वेरिएशन आए। तो अब वही जो वेरिएशन होता है, अगर वो वेरिएशन को एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट उस वेरिएशन को सपोर्ट कर रहा है, तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, सरवाइव करेगा। और जिन जिन वेरिएशंस को एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है वो लोग खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि जो वेरिएशंस होते हैं, जो वेरिएशंस इकट्ठे होते जाते हैं, जिन्हें एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा होता है, वही आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये बात थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। अब इसको तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, इसके लिए मैं समझाऊंगा तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक पॉपुलेशन है किसकी, रेड्स की। इसकी पॉपुलेशन है रेड्स की। इस पॉपुलेशन के अंदर मान लो वेरिएशन आया होगा, मान लो पहले ब्लैक ही या फिर वाइट जो है रेड रहते होंगे, ठीक है। बट जब ये जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, तो हो सकता है कुछ वेरिएशन आया, म्यूटेशन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ क्रोमोसोम के अंदर, और क्या हुआ, ब्लैक कलर के रेड्स भी प्रोड्यूस होने लगे। तो अब उस पॉपुलेशन के अंदर अगर आप बात करोगे तो देखोगे कि दो तरह के रेड हैं, एक वाइट कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। तो कहानी आगे इस तरीके से है कुछ कि एक बिल्ली है जो रात को आती थी और चूहे खा के चली जाती थी। बिल्ली जो है रात को आती थी, चूहे खा के चली जाती थी। अब होता क्या है, रात को होता है अंधेरा। अब उस अंधेरे में क्या है, उस बिल्ली को केवल और केवल वाइट वाइट जो है मतलब रेड दिख रहा था। उस बिल्ली को व्हाइट रैट दिख रहा था, तो वो क्या कर रही थी, वो व्हाइट रैट को खा लेती थी। अब तुम देखना कि जो ने अब मान लो एक वेरिएशन हुआ, वेरिएशन क्या है, ब्लैक कलर होना। वो ब्लैक कलर को एनवायरनमेंट ने उसे सपोर्ट करा, एनवायरनमेंट ने उसको सपोर्ट करा। एनवायरनमेंट क्या था कि एनवायरनमेंट ये था कि देखो उसके सराउंडिंग में, उसकी सराउंडिंग में जो बिल्ली उसको प्रे कर रही थी, खा रही थी, उसको खा रही थी, वो ब्लैक वाले को नहीं खा पा रही थी, व्हाइट वाले को खा पा रही थी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस पॉपुलेशन के अंदर जो व्हाइट रेट है उनकी मात्रा कम होने लगी, उनकी मात्रा कम होने लगी, और जो ब्लैक वाले थे यानी कि इनका सर्वाइवल था बढ़ने लगा। तो अगर तुम बाद में देखोगे फाइनली जाके क्या हुआ कि रेड वाले की मात्रा थी बहुत ज्यादा बढ़ गई, व्हाइट वाले ऑलमोस्ट खत्म होने लगे। तो इससे इस थ्योरी से हमें क्या समझ में आया कि देखो कुछ वेरिएशन आया बॉडी के अंदर, वो वेरिएशन को एनवायरनमेंट ने सपोर्ट करा, उस सपोर्ट की वजह से वो वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए और बाकी के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाए। अब तुम्हें मैंने पूरी थ्योरी समझा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। बाकी के मेंडल के बारे में आप जानते ही हो, इन्होंने मेंडल ने लॉ दिए थे, और एडवर्ड जेनर ने क्या है एक तो वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स वगैरह की। तो ये सारी चीज है, बट आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी सॉरी अमंग नेम वन वॉज। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसमें से आपको बताना है, सबसे पहले मैं 7 कैरेक्टर जो है वो बता देता हूं आपको। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे उनको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप क्या करो,
एक तो सबसे पहले सबको ही पता है कि एक हाइट वाला लिया था, एक शॉर्ट मतलब टॉल, ड्वार्फ, तो उसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ हाइट। उसके बारे में कुछ भी उसको हर किसी को याद होगा। जो बाकी के जो भूलते हैं लोग, उसके लिए बताता हूँ मैं, आप याद करो FPS, बस इतना याद करना FPS। अब देखो F बोले तो फ्लावर, F बोले तो फ्लावर, तो पहले हाइट के लिख देते हैं। हाइट हो सकता है या तो टॉल हो सकता है प्लांट, यानी उस कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। सेम चीज आती है एफ में, एफ मींस फ्लावर, तो फ्लावर में एक हो सकती है उसकी पोजीशन, एक होगा उसका कलर। फ्लावर में दो कैरेक्टर हैं, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन प्लांट के ऊपर, एंड फ्लावर का कलर। तो पोजीशन दो हैं, एक है एक्सियल पोजीशन और दूसरी पोजीशन है टर्मिनल पोजीशन। अब दूसरी चीज है कलर। कलर में भी एक है पर्पल कलर और दूसरा है व्हाइट कलर, ठीक है। तो मैंने अभी तो तीन कैरेक्टर आपके सामने लिख दिए। अब सेम चीज आती है पॉड पे, पी से होता है पॉड, पी से बोले तो यहां पे लिख देते हैं, ये है फ्लावर, ये है मेरा पॉड, और ये है सीड, एस से सीड, एच से हाइट। देखो पॉड में भी क्या है, पॉड के अंदर शेप है पॉड का एंड पॉड का कलर है। तो पॉड के भी शेप की अगर बात करूं तो शेप दो तरीके का है, एक है एक सेकंड, पॉड का शेप कौन सा है मैं देख लूं, इन्फ्लेटेड है और एक कंस्ट्रिक्टेड है। हाँ सही सोच रहा था मन में, लेकिन मुझे डाउट था, फिर लिख देते हैं। तो एक है मेरा इन्फ्लेटेड और दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, फ्लावर की जैसे पोजीशन कलर था, इसी तरीके से पॉड का भी शेप और कलर है, पॉड का भी शेप और कलर है। तो शेप, और एक सेकंड बैक करते हैं, ये कैसे मिट गया, यहां लिख देते हैं सीड से, हाँ हो गया। तो पॉड का भी शेप और कलर है, शेप भी दो तरह के, इन्फ्लेटेड है और एक कंस्ट्रिक्टेड है। दूसरी तरफ आता है पॉड का कलर। कलर में कौन से हैं, दो कलर हैं, एक है ग्रीन कलर और दूसरा है येलो कलर। तो यहां पे जो ग्रीन है ना, ये सारी चीज लिख रहा हूं, ये है डोमिनेंट ट्रेट। ये कैसी ट्रेट है, डोमिनेंट, और ये कैसी ट्रेट है, ये है रिसेसिव, ठीक है। और तीसरी तरफ अब आता है आखिरी में सीड। सीड का भी शेप है और एक कलर है, सीड का भी शेप है और एक कलर है। तो शेप भी दो तरह की है, सीड के शेप कौन कौन से हैं, एक है राउंड सीड और दूसरी है मेरी रिंकल्ड सीड। राउंड बोले तो एकदम गोल, और रिंकल बोले तो थोड़ी बहुत मतलब मुड़ी मुड़ी सी, है ना। कलर कौन से शेप सीड के, वो है एक येलो और दूसरा है ग्रीन, ठीक है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे कुछ ये वाले, उन 7 में से एक डोमिनेंट ट्रेट ये है, ये रिसेसिव ट्रेट है। उनको याद करने के लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई, क्या, FPS। एफ बोले तो फ्लावर की पोजीशन कलर, और फिर दूसरी तरफ से पॉड की शेप एंड कलर, सीड का शेप एंड कलर, ठीक है। सबके मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इन्हीं में से हम फाइंड आउट कर लेंगे और ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इमेज दे रखी है, इमेज में देख लो, ये डोमिनेंट्स है, ये रिसेसिव है। फ्लावर कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। अब देखो इनमें से चलो आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेंडल ने नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। अब उनमें से एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर, एक सेकंड, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर, बट वायलेट नहीं है, पर्पल है वो, तो ये वाला तो गलत हो गया। व्हाइट एंड रेड फ्लावर, ये भी गलत हो गया। रेड एंड वायलेट फ्लावर, ये भी गलत हो गया। और एक्चुअली में जो वायलेट है ना, वायलेट को ही पर्पल भी बोलते हैं, वायलेट को ही पर्पल कलर भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। तो व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर जो है ये सही हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना पर्पल एंड व्हाइट, तो पर्पल को वायलेट भी बोलते हैं, चलो ये भी लिख लेते हैं हम, है ना। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, व्हाइट एंड रेड कहीं से कहीं तक नहीं, येलो एंड वायलेट फ्लावर ये भी गलत है। तो इसी तरीके से मैंने 7 कैरेक्टर बता दिए, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन अलग कैरेक्टर पूछ लें, इसीलिए आप जो है इनको याद कर लेंगे। अब देखो द फिनोटाइपिक रेशियो इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडेलियन की डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहता है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का अगर तुम्हें याद करना हो सीधा-सीधा तो ऐसे याद कर लोगे 9:3:3:3:1। अब ये कैसे आया वो अगर तुम्हें देखना है तो ये देखो यहाँ पे। देखो 2 कैरेक्टर लिए हमने यहाँ पे, एक लिया येलो, येलो येलो कलर लिया एक सीड का एंड शेप लिया। शेप में कौन-कौन से होगा? राउंड होगा और एक रिंकल्ड होगा। यानी 2 कैरेक्टर लिए मैंने, एक लिया शेप और दूसरा लिया कलर। तो कलर में 2 ट्रेट हैं, येलो एंड ग्रीन एंड शेप के अंदर 2 है तो 2 कैरेक्टर है, एक राउंड है और दूसरा रिंकल्ड है। ठीक है? तो अब इन दोनों कैरेक्टर की हमने 2 बार क्रॉस कराई, फिर हमने जो फाइनल रेशियो आया वो हमने निकाल दिया आंसर। ठीक है? तो देखो अगर तुम क्रॉस देखनी है तुम्हें तो ऐसे होगा कि FYYRR ये क्या है? प्योर राउंड एंड येलो सीड है। ठीक है? तो इसकी क्रॉस जब मैं कराऊंगा तो F1 जनरेशन में Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कुछ इस तरीके से आएगा। अरे देखो मैं तो समझा ही देता हूँ। देखो ये है YYRR एंड क्रॉस करा रहा हूं मैं स्मॉल y स्मॉल r। तो तुम बताओ मुझे, अब यहाँ पे 2 ट्रेट हैं तो दोनों ट्रेट में कौन कौन से गैमेट की पॉसिबिलिटी है? एक हो सकता है कि कैपिटल Y होगा और एक स्मॉल r होगा, तो इसको लिख देते हैं हम RY। ठीक है? और यहाँ पे जो ट्रेट होगा मेरा स्मॉल r होगा और स्मॉल y होगा। ये दोनों सॉरी गैमेट्स होंगे, है ना? गैमेट्स होंगे इस तरीके के। तो जब भी मैं F1 जनरेशन में कराऊंगा क्रॉस तो सारे जो भी गैमेट्स में सारे जो जाइगोट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y ये वाले इसी तरीके के बनेंगे चारों। ठीक है? तो ये जो बनेगा ये मेरा आया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इसके अंदर तुम्हें देखोगे तो सारे के सारे तुम्हें मिलेंगे राउंड एंड येलो सीड। अब F2 जनरेशन के अंदर मैंने क्या किया, इसी की मैंने खुद से क्रॉस करा दी। तो उस तरीके से बाद में बनता है पनेट स्क्वायर बनता है एक, ये इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे मैं क्रॉस कराता हूँ, मैं इसको आगे आगे क्वेश्चन है वहां पे क्रॉस करके दिखाऊंगा अभी। तो अभी तुम देख लो यहाँ पे, यहाँ से हम कर लेते हैं काउंट। यहाँ से हम क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं, जिसमें से 9:3 ये है ना 9:3:3:1 ये करते हैं फिनोटिपिक रेशियो के हिसाब से, फिनोटिपिक कैरेक्टर के हिसाब से हम इसको काउंट कर लेते हैं। अगर मुझे लग रहा है इसमें इमेज में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तुम्हें कैमरे के अंदर, बट अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो जो येलो येलो वाले हैं उनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मिलेंगे मुझे राउंड एंड येलो। फिर बाद में मैं और काउंट करूंगा तो 3 मिलेंगे अलग तरीके के, 3 मिलेंगे अलग तरीके से, और एक बचेगा मेरा जो सिर्फ से अलग होगा वो ये वाला होगा, ग्रीन एंड रिंकल्ड वाला। ये केवल एक ही सीड होगा। तो इस तरीके से काउंट करने के बाद हमारा रेशियो निकल के आता है 9:3:3:1। ठीक है? हमारा लेक्चर बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको तुम्हें मतलब फाइनली निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, बट आगे मैं दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में। देखो, इफ अ येलो सीड वैरायटी ऑफ P इज क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीड वैरायटी देन इन F1 ऑल दी सीड्स विल बी। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। चलो इसको करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं येलो सीड वैरायटी है P की, तो येलो कलर कैसा होता है देखो पहले ही देखते हैं। अगर मैं येलो कलर की बात करूं तो येलो कलर जो है मेरा डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है? और येलो सीड है, इसके बाद क्या है, ग्रीन सीड वैरायटी है। ग्रीन क्या है मेरी? रिसेसिव है। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। तो येलो की अगर बात करूं, येलो येलो की क्रॉस हो रही है मेरी ग्रीन से। F1 के अंदर पूछ रहे हैं तो क्रॉस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल Y यहाँ पे स्मॉल y, इन दोनों की क्रॉस होगी तो कैपिटल Y स्मॉल y आएगा। ये तो तुम खुद ही कर सकते थे भाई, ये कैसे होंगे? येलो होगा आंसर। क्या आएगा? येलो आएगा। ये तो बहुत बार बता चुका हूँ ना, येलो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ह्यूमन बींग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर आके सेक्स को मतलब मेल है या फीमेल है ये कैसे डिटरमाइन होता है? देखो इतनी बात तो आपको पता है, कोई भी अगर मेल बॉडी है उस मेल बॉडी के अंदर जो एक सेक्स क्रोमोसोम जो होगा वो 2 सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे? एक X होगा और एक Y होगा। फीमेल के अंदर वही बात करूं मैं तो वहां पे होता है X और X, यानी कि 2 X क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम की। बस कौन सी बात कर रहे हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम की। 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 22 पेयर को बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसे बोलते हैं, एक पेयर होता है 23rd पेयर, उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है? ये यही डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के अंदर केवल।
ठीक है? अब बात कर रहे हैं कि कौन सा क्रोमोसोम इनमें डिटरमाइन कर रहा है कि मेल है या फीमेल। इसको ध्यान से सुनो। कोई भी ज़ाइगोट जो होता है ना, जब बेबी मतलब बनता है, जो ज़ाइगोट से बनता है, तो वो ज़ाइगोट बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे, एम्ब्रियो बनेगा या आगे जाके जो भी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल ही होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल ही होता है। बट अगर उस सेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, कौन कौन से एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो ये जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास एक जीन होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है। कौन सा जीन होता है? उसे बोलते हैं एस आर वाई। एक्स आर वाई, एस आर वाई जीन, जो ये जीन जो है, ये होता है सेक्स डिटरमाइनिंग जीन। इसे बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग जीन या फिर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन दिस वाई क्रोमोसोम। तो ये जो जीन है, ये जीन जो है भाई बोलता है एम्ब्रियो को, रुको 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 रुको, ये तो मेल की बॉडी है, ये तो मेल की बॉडी है, इसमें जो है फीमेल वाले कैरेक्टर मत डालो, इसमें जो है आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ, इस बॉडी के अंदर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ। तो तुम बताओ मुझे कि आखिर इन दोनों क्रोमोसोम्स में से कौन सा क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन कर रहा है कि ये बॉडी मेल की होगी कि फीमेल की होगी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वाई क्रोमोसोम ही तो बता रहा है, जो इसके ऊपर जीन है एस आर वाई, वही तो कह रहा है कि इस ये बॉडी जो है ह्यूमन बीइंग जो है मेल होगा। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन मैं समझा चुका हूं कि इसके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। तो देखो, हमारा आर्म एंड डॉग का 4 लेग, डॉग का आगे वाला पैर और हमारा हाथ, दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर है या नहीं? मैंने बताया था कि दोनों के पास सेम तरह की बोन होती है, बट उनका फंक्शन जो है अलग अलग। हाँ, तो ये वाली चीज तो होमोलोगस होती है। ठीक है, आगे हमारा टीथ एंड एलिफेंट का टस्क, ये वाला आगे वाले टीथ जो होते हैं एलिफेंट के, क्या ये होमोलोगस है? तो देखोगे, अगर मैं सही बताऊं तो होमोलोगस है, क्योंकि हमारा टीथ भी जो है आगे वाले इंसीजर्स होते हैं, और यही इंसीजर का मॉडिफाइड वर्जन टस्क होता है ये एलिफेंट का। हम जो है इसे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, ये सारी चीजों में काम कर रहे हैं। और ये किस में करते हैं? डिगिंग वगैरह, मतलब कहीं से कुछ मतलब खोदना है, मतलब मिट्टी वगैरह हटानी है, तो यही मार देते हैं दांत, है ना? तो ये दोनों में फंक्शन अलग अलग है, बट स्ट्रक्चरली बहुत आर सेम, तो इसीलिए ये भी होमोलोगस है। तो आप बताओ कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कि हाँ, ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। तो देखो ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है आगे। देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि जब हमारी अर्थ का मतलब बनी, हमारी अर्थ इस यूनिवर्स के अंदर बनी, तब से लेकर अब तक का टाइम, उस टाइम पीरियड को मैंने डिवाइड कर दिया ईरास के बीच में। किसमें? ईरा, ईरा बना दिया मैंने। इतने टाइम से इतने टाइम को एक ईरा बोल दिया, इतने टाइम से इतने टाइम को एक ईरा बोल दिया। इसी को बोलता हूं मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसी डिवीजन को वो बोलता हूं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको मैं अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाऊं ना, तो ऐसा समझ लो, हमारा जो दिन है ना, डे, इसको तुम क्या करते हो? 3 फेज में डिवाइड कर देते हो। सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक मैं बोल देता हूँ मॉर्निंग हो गई। फिर 12 बजे से मैं 6 बजे तक बोल रहा हूँ कि ये तो लंच का टाइम है, फिर डे टाइम हो गया। फिर शाम के 6 बजे से फिर सुबह के 6 बजे तक इवनिंग, नाइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पूरे दिन को, उस टाइम को डिवाइड कर रहा हूँ। इतने टाइम को ये बोल दिया, इतने टाइम को ये बोल दिया। किसके बेसिस पे? कि अभी तो दिन हो रहा है, रोशनी हो रही है तो मॉर्निंग, या फिर जो भी कुछ है, हम उठ रहे हैं तो मॉर्निंग हो गई, हम खा रहे हैं तो लंच हो गया, फिर इवनिंग। तो मैंने क्या किया? पूरे दिन के टाइम को डिवाइड किया। तो सेम तरीके से मैं क्या करता हूं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर भी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर भी जब से अर्थ बनी है, कब से? जब से अर्थ बनी है तब से लेके अभी तक के टाइम को मैंने क्या कर दिया? ईराज के बेस पे डिवाइड कर दिया। तो मेरी अर्थ जो है, यानी हमारी अर्थ जो है, वो एक्चुअली में 4600 मिलियन ईयर अगो पहले बनी थी। मान लेते हैं इस टाइम पे हमारी, मान के लेते हैं, इतनी एस्टिमेट है जो साइंटिस्ट का, वो ये कहते हैं कि इस टाइम स्केल में इतने टाइम पे अर्थ बनी, अर्थ जो है बनी, लिख देते हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो हमने क्या किया?
इस टाइम पीरियड में, इतने ईयर पहले, इतने साल पहले से लेके 540 मिलियन ईयर अगो तक, 540 मिलियन ईयर अगो, यानी यहां से लेके यहां तक के टाइम को मैंने एक ईरा बोला, उसे बोला मैंने प्री कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसे? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने अपने जब से अर्थ बनी है अब से लेके ये नाउ, यानी अभी का टाइम है, अब जो चल रहा है 2025, क्या बोल रहा हूं मैं? 2025, तब से लेके अभी तक के सालों को मैंने, कुछ सालों को मैंने बोला प्री कैम्ब्रियन। कौन से टाइम सालों को? 4600 साल, यानी 4600 मिलियन ईयर अगो के टाइम से लेके 540 मिलियन ईयर अगो के टाइम को मैंने क्या बोला? प्री कैम्ब्रियन ईरा। ये क्या है? ईरा है एक। फिर देखोगे अगर 540 मिलियन ईयर अगो से लेके 250 मिलियन ईयर अगो को मैंने कौन सा टाइम फेज बोला? इसको मैंने क्या बोला? इसको बोला मैंने पैलियोजोइक। इसे मैंने बोला पैलियोजोइक। फिर ये एक ईरा हो गया। फिर 250 मिलियन ईयर से लेके 65 मिलियन ईयर अगो, आज से 65 मिलियन ईयर अगो से लेके 250 मिलियन ईयर अगो के बीच के टाइम को मैंने बोला मीजोजोइक। क्या बोला मैंने? मीजोजोइक ईरा। ठीक है, और 65 मिलियन ईयर अगो से लेके अभी के समय जो है, इस टाइम पीरियड को मैंने बोला सीनोजोइक। कौन सा टाइम पीरियड बोला मैंने? कौन सा टाइम मतलब ईरा बोला सर? सीनोजोइक ईरा। तो तुमने देखा जब से अर्थ बनी है तब से लेके अभी तक के टाइम को हमने कुछ ईराज में डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो सबसे पहले कौन सा ईरा आया बताओ? प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद कौन सा ईरा आया? पैलियोजोइक। उसके बाद कौन सा आया? मीजोजोइक। फिर कौन सा आया? सीनोजोइक। तो ये तुम्हें केवल और केवल आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये पूरी कहानी समझाई। अब देखोगे यही सेम चीज यहाँ पे एक फिगर में बन रही है कि 4600 साल पहले से लेके 540 तक का प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक, ये सारे क्या है? ईरा है। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जीनोटाइप फॉर द ब्लड ग्रुप ए बी इज। अब ये जीनोटाइप पूछ रहे हैं ब्लड ग्रुप पे। तो ब्लड ग्रुप की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मजा आएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो चलो अगर ध्यान समझाते हैं आपको। तो क्या बता रहा था? ब्लड ग्रुप की बात कर रहा था मैं। ब्लड ग्रुप के अंदर भाई, तो देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चीज होती है कि जो ब्लड ग्रुप है इसके लिए 3 अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कितने? 3 अलील। ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है अगर तुमने देखोगे टॉलनेस के लिए या फिर हाइट के लिए केवल केवल 2 अलील थे। एक टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है, 2 अलील थे। बट अगर ब्लड ग्रुप की बात करूं तो 3 अलील होते हैं। अभी 3 अलील क्या चीज है मैं बताता हूं आपको। देखो होता क्या है कि हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड में आरबीसीज होती हैं, ये तो पता ही है आपको। उन आरबीसीज के ऊपर क्या होता है? एंटीजेंस होते हैं। ये एंटीजेंस को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो किसी एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, उसके में एक टाइप का एंटीजन है, उसे बोल देता हूं मैं एंटीजन ए। इसके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए। ध्यान रखना, इसके ब्लड में एक आरबीसी है जिसके ऊपर कोई एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर से बोलते हैं एंटीजन ए। ठीक है, तो और दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा पर्सन है, उस पर्सन की आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन है जिसे मैंने बोल दिया एंटीजन बी, है ना। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी और होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि किसी भाई के ब्लड के अंदर आरबीसी पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मान लेते हैं इसकी आरबीसी पे नो एंटीजन, कोई एंटीजन है ही नहीं। अभी मन में आ रहा होगा कि एंटीजन होता क्या है भाई? ये एक्चुअली में ये दो सारे ब्लड को डिफरेंशिएट करने के लिए हर एक आरबीसी के ऊपर अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके के, उन्हें ही हम एंटीजन बोलते हैं। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि उन्हें पता होता है, मैं बताऊंगा आगे समझाऊंगा पूरी चीज कि एंटीबॉडी वगैरह सारी चीज समझाऊंगा। पहले अभी इतनी बात समझो। क्या बताया मैंने कि देखो एक पॉसिबिलिटी है कि एक एंटीजन हो सकता है आई ए। एक सेकंड, अबे भाई क्या कर रहा है? हैंग क्यों कर रहा है? कलर दूसरे लेता हूं। ये हो सकता है आई ए, एक हो सकता है आई बी,
एक बोलते हैं आईओ। ये तीनों अलील हैं। अब आईओ का मतलब है कि कोई एंटीजन नहीं है उसकी बॉडी पे, मतलब उस बॉडी के ब्लड में कोई भी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। अगर मान लो ए एंटीजन है तो मैंने बोला आई ए, एक अगर मान लो बी एंटीजन है तो आई बी, और कोई नहीं है तो आई ओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये तीनों अलील हैं। तीनों अलील मतलब जीन्स में वो प्रोटीन जो बन रही है एंटीजन ए की, वो वाला ये वाला रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जीन का ये वाला अलील रिस्पॉन्सिबल है। अगर बी एंटीजन बनाने के लिए ये वाला जीन का अलील रिस्पॉन्सिबल है, इस जीन का ये वाला अलील रिस्पॉन्स है। अगर मान लो कि कोई भी जो है एंटीजन नहीं बनना है तो उसके लिए ये वाला अलील रिस्पॉन्स है। तो तीन अलील है, तीनों अलील मैंने समझा दिए। ठीक है, अब देखो इसमें मेन जो इंटरेस्टिंग कहानी वो क्या होती है। इंटरेस्टिंग कहानी ये होती है कि अभी तक हमने देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी रिसेसिव होता है। ठीक है, इतनी बात पता थी। बट यहाँ पे कुछ अलग कहानी होती है। इधर क्या होता है, ब्लड के अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर इन तीन अलील में से जो आई ए होता है वो डोमिनेंट होता है। ये क्या है, एक डोमिनेंट अलील है। और दूसरी बात ये है कि आई बी ये भी एक डोमिनेंट अलील है, ये भी एक डोमिनेंट अलील है। अगर बात करूं मैं आई ओ की, यानी कि कोई एंटीजन नहीं होना, ये एक रिसेसिव है, ये एक रिसेसिव अलील है। तो होता क्या है, जब मान लीजिए किसी की बॉडी में आई ए आई ओ है, मान लो ये दो अलील हैं, ये दो अलील हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप क्यों होता है उसका, क्योंकि मेरे भाई आई ए डोमिनेंट है, डोमिनेंट है यानी कि एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस करेगा यानी कि ए एंटीजन उसकी बॉडी में आरबीसी के ऊपर बनेगा। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, अब दूसरी तरफ मान लो कि किसी की बॉडी में आई बी आई ओ है, तो भी यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। क्या ब्लड ग्रुप होगा उसका, बी ब्लड ग्रुप होगा। कि बी ब्लड ग्रुप क्या होगा कि बी भी तो डोमिनेंट है, बी भी तो डोमिनेंट है बट वो रिसेसिव है, तो जो है बी एक्सप्रेस कर जाएगा, बी एंटीजन बन जाएगी उसकी आरबीसी के ऊपर, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। असली खेल जब आता है मेरे भाई, असली खेल अब आ गया, असली खेल ये आ गया। पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि आई ए और आई बी हो जाए। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ कि आई ए आई बी दोनों ही डोमिनेंट है। अब दोनों डोमिनेंट है तो कौन सा एक्सप्रेस होगा और कौन सी एंटीजन उस आरबीसी के ऊपर बनेगी, ये है सोचने वाली बात। अब इसी को यही चीज होती, इसको बोलते हैं, देखो इस फिनोमेना को बोलते हैं। इस फिनोमेना में होता क्या है कि दोनों ही एंटीजन बनते हैं उस आरबीसी के ऊपर, ए भी बनेगा बी भी बनेगा, ए भी एक्सप्रेस करेगा बी भी एक्सप्रेस करेगा, दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं और उसे बोलते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप। उसे क्या बोलते हैं हम, ए बी, अरे भाई हैंग क्यों हो रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, यानी कि जब दोनों ही अलील अपने आप में एक्सप्रेस हो उसे क्या बोलते हैं हम, कोडोमिनेंस। चलो भाई, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अगर जीनोटाइप बताइए ऐसे ब्लड ग्रुप का जिस ए बी का, तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप क्या होगा, सीधा सीधा सा आई ए आई बी। यही ब्लड ग्रुप, यानी अगर ये जो है जीनोटाइप होगा, यानी ये दो अलील प्रेजेंट होंगे तो ये वाला ब्लड ग्रुप बनेगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा बी। मन में सवाल आता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ ले ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीनोटाइप होगा, तो देखो दो चीज हो सकती हैं, या तो आई ए ऐसा भी हो सकता है और आई ए आई ओ ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो, क्योंकि ये तो हो गया प्योर, ये हो गया हाइब्रिड वाला वाई एंड ये वाला वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो केवल और केवल यही एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। तो ये मेरी कौन सी जनरेशन हो गई, ये हो गई मेरी F1 जनरेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, इसको जरा रीड करो, इसको जरा इसका फिनोटाइप बताओ मेरा कौन सा होगा। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, डोमिनेंट आर है तो ये होगा राउंड, राउंड एंड येलो सीड। ठीक है जी। देखो अब हम जाएंगे F2 जनरेशन में। अभी तक हमने F1 जनरेशन निकाली है। F1 जनरेशन का अगर रेशियो पूछ ले क्वेश्चन में तो बताओ क्या होगा, वो होगा 1:1:1, क्योंकि यही एक है
तो अगर मान लो 4 ज़ायगोट बनते हैं तो चारों यही बनेंगे, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1:1। कौन-सा? फेनोटाइपिक रेशियो। कौन-सा? फेनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1:1 होगा, है ना? क्योंकि सेम ही जीनोटाइप आएगा। अब हम बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन के लिए दोबारा से क्रॉस कराएँगे, इनके बीच में सेल्फिंग कराएँगे। चलो सेल्फिंग कराते हैं। तो देखो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये क्रॉस करा रहा हूँ, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब हमें करनी है क्रॉसिंग। क्रॉस करने से पहले हमें क्या करने पड़ेंगे? जैसे हमने यहाँ पे गैमेट्स निकाले थे, पहले ही यहाँ पे हम गैमेट्स निकालते हैं। कौन-कौन से गैमेट्स पॉसिबल हैं इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो देखो जो गैमेट्स पॉसिबल है ना, वो 4 गैमेट्स पॉसिबल हैं। कितने? 4। देखो कॉम्बिनेशन बना लो। क्या बना लो? कॉम्बिनेशन। ऐसा भी हो सकता है एक गैमेट के अंदर ये वाला R आ जाए। एक काम करते हैं, कलर बदल लेते हैं। देखिए हो सकता है ये वाला R आ जाए और ये वाला Y आ जाए, तो यानी कैपिटल R, कैपिटल Y। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा गैमेट हो सकता है कि ये वाला R आ जाए बट स्मॉल y आ जाए, यानी कि कैपिटल R, स्मॉल y। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये है स्मॉल r आए और कैपिटल Y आए, तो स्मॉल r आ गया, कैपिटल Y आ गया। फिर एक पॉसिबिलिटी ये बची, कैप स्मॉल r आ गया और स्मॉल y आ गया। तो मेरे भाई आप बताइए इसके कितने गैमेट्स पॉसिबल हैं इन ऑर्गेनिज्म के? यानी कि इस वाले जीनोटाइप के कितने गैमेट पॉसिबल हैं? 4 गैमेट पॉसिबल है। कितने? 4। और सेम 4 पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि है तो सेम ही जीनोटाइप है ना, तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मल्टीप्लाई 2। एक तरीके से मतलब सेम चीज दोबारा लिखनी है यहाँ पे। अब इसको आगे करते हैं पनेट स्क्वायर बना के। क्या बनाते हैं हम? पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? जो आपने 4 गैमेट्स आपके पॉसिबल हैं वो यहाँ लिखो और सेम 4 गैमेट्स यहाँ लिखो। तो कौन कौन से गैमेट्स थे बताओ? एक था कैपिटल R और कैपिटल Y, है ना? और एक था कैपिटल R, स्मॉल y। एक था स्मॉल r, कैपिटल Y। एक था स्मॉल r, स्मॉल y। यही 4 गैमेट्स पॉसिबल थे ना? दिख रहा है ना कैमरे में? नहीं दिख रहा भाई। एक काम करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो देखो एक था कैपिटल R, ये दिख रहा है? दिख रहा है। कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अब दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। चलो फिर अब आगे चलते हैं। देखो सेम चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे, सेम चीज इधर लिखूंगा गैमेट्स को। थोड़ा बता लेते हैं। कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है? तो अब हम करते हैं इनकी क्रॉस। क्या करेंगे? इनकी क्रॉस। क्रॉस करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? तो गैमेट्स हो गए। अब हम बनाएंगे इनके जो पॉसिबल गैमेट्स है, पॉसिबल और जाइगोट्स हैं। कौन कौन से? देखो अब हम इसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई। ध्यान रख लो, ऐसे ही सवाल को करना है। इसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो देखो ये वाला R और ये R, 2 R हो गए और कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है? इस तरीके से ही क्रॉस बनाई जाती है। फिर देखो इसकी करेंगे इससे। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है, एक सेकंड, इधर जो लिखना था ना, कैपिटल R, कैपिटल Y लिखना था। कैपिटल Y, ये भी मिट गया भाई। क्यों मिट रहे हो तुम बार बार? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से। कैपिटल R यहाँ पे है, कैपिटल R यहाँ पे है, तो सेम सेम कैपिटल R मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है? और इस कैपिटल Y यहाँ पर है, कैपिटल Y यहाँ पर है, तो सेम कैपिटल Y, कैपिटल Y यहाँ पे आ गया। समझ में आ रही है? फिर देखो कैपिटल R यहाँ पे है, कैपिटल R यहाँ पे है, तो कैपिटल R आ गया। स्मॉल तो कैपिटल Y, स्मॉल y, तो कैपिटल Y, स्मॉल y। समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं? अबे यार ये तो दिख ही नहीं रहा। शिट शिट। मैं फिर से लिख रहा हूँ भाई, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये कलर इस पे विजिबल नहीं हो रहा है कैमरे के अंदर, है ना? मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, बिल्कुल ध्यान ध्यान अच्छे से दिखेगा। तो देखो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। अब दिख रहा होगा क्लियर एकदम। ठीक है? अब देखो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y।
ध्यान से देखो करना क्या चाह रहा हूं मैं, इसकी कर रहे हैं हम, इससे मल्टीप्लाई, कैपिटल आर आ गया, स्मॉल वाई आ गया, साथ साथ में लिखते जा रहे हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सेम तरीके से यहां लिख देंगे, देखो जैसे मैंने ये बनाया है सेम तरीके से आप इन्हें फिल करोगे, ठीक है। और इन्हें जब फिल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगी चीजें। ये दिख रहा है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो गैमेट्स बने हैं ये सारे इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरे 16 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी? 16। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अगर तुम्हें कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, मान लो तुम कहते हो कि सर ये वाला बता दो, ये वाला कैसे फिल होगा, यहाँ पे ये वाला बॉक्स देखो, ये क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे ऊपर वाला देख लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो आर आर ये दोनों मिला के लिख देंगे, यहाँ पे मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, आर आर, और देखो ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से करना है केवल। तो जब इनको तुम फिल करोगे, सारे इस तरीके से टेबल बनाओगे, उसके बाद क्या करना होता है, हमें काउंट करना होता है। काउंट क्या करना होता है, हमें काउंट करने होते हैं डिफरेंट फिनोटाइप्स। क्या करने होते हैं? डिफरेंट फिनोटाइप्स को काउंट करना होता है। देखो डिफरेंट फिनोटाइप कौन कौन से यहाँ पे 4 तरह के फिनोटाइप मिलेंगे मुझे। कितने? 4 तरीके के फिनोटाइप मिलेंगे। 4 तरीके के फिनोटाइप मिलेंगे। कौन कौन से फिनोटाइप मिलेंगे? सबसे तो पहले मिलेगा मुझे, सबसे पहले कौन सा फिनोटाइप मिलेगा? सबसे पहले फिनोटाइप आएगा, क्या कहते हैं, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो सीड्स, एक तो ये होगा। दूसरा होगा राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन। तीसरा फिनोटाइप क्या होगा? रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो। और फिर एक और होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन। जब तुम इस तरह के फिनोटाइप्स को देखोगे, यानी काउंट करोगे कि राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं, तब आपके सामने रेशियो पता है क्या आएगा? ये आएंगे टोटल 9। ये वाले कितने आएंगे? 3। ये कितने आएंगे? 3। ये कितने आएंगे? 1। तो रेशियो कितना आया बताओ जरा? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। इस तरीके से ये रेशियो निकाला जाता है। अगर तुम्हें ये प्रोसेस लंबा लग रहा है तो सिंपल सा याद कर लो कि मेंडेलियन क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जब इस तरीके से किसी के बीच में क्रॉस कराई जाती है प्योर के अंदर, प्योर ब्रीड के अंदर, तो F2 के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो कौन सा आता है? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर समझाने के लिए मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज समझाई थी वो इसीलिए, बस केवल अगर मैं नहीं समझाना होता टेबल ये, तो 1 मिनट में हो जाता है सवाल ये। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इज। अरे यार ये तो बहुत बार बता दिया मैंने, ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बहुत बार करवा दिया। बताओ जरा होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब स्ट्रक्चरली बोथ ऑर्गन्स आर सेम बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। अगर कोई दो एनिमल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो ऑर्गेन का सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो वो कैसे ऑर्गेन हो जाएंगे? होमोलोगस। तो अब ऑप्शन में देखो, रीड करो जरा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अवर आर्म एंड अ डॉग्स 4 लेग। हमारा हाथ और डॉग का 4 लेग। ये तो इससे पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, ये तो होमोलोगस है ही। तो ये तो होमोलोगस है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला पढ़ो, अवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क। ये भी बताया था मैंने, ये भी ऑप्शन चाहिए। आगे पढ़ो, पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास। ये नहीं बताया था ना कि ये कैसे होमोलोगस है, समझ में भी तो आना चाहिए आखिर क्यों होमोलोगस है। कैसे आपने बोल दिया कि इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं? तो देखो जरा, ये है ग्रास। ये क्या है? ग्रास। अगर तुम ग्रास में ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में ये मॉडिफाइड रूट्स होती हैं इसमें, सॉरी मॉडिफाइड स्टेम होती है यहाँ पे। यानी कि ये एक रनर जो है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाता है, इसे बोलते हैं रनर्स। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप है रनर या फिर स्टोलन। ये दूसरा नाम है इसका स्टोलन।
ये जो है आप 11th क्लास में पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, हाँ, इसमें 10th में भी है शायद ये। तो रनर स्टोलन क्या है? एक टाइप है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने का प्लांट का। उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इनकी स्टेम जो होती हैं वो मॉडिफाई करके एक नई प्लांट को बनाती हैं। क्या करती हैं? मॉडिफाई करके नई प्लांट को बनाती हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे ग्रास में से एक नई स्टेम निकल रही है और एक नई जो है ग्रास बन रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसमें भी एक स्टेम है, इसका ऑर्गन क्या है? एक स्टेम है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी भी स्टेम क्या है? मॉडिफाई है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? फंक्शन लिख देता हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं जरा पोटैटो के ऊपर। किसके ऊपर? पोटैटो के ऊपर। अभी केवल इतनी दो बात ध्यान रखो, मॉडिफाइड स्टेम है इसमें, फंक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो अगर पोटैटो की अंदर बात करूं तो यहाँ पे होता है ट्यूबर। यहाँ पे भी इसकी स्टेम क्या होती है? मॉडिफाई होती है। इसकी स्टेम जो है मॉडिफाई होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे ये जो पोटैटो है ना, ये एक्चुअली में ही स्टेम है, उस प्लांट की ये स्टेम है। बट कोई ऐसी स्टेम मैंने तो कभी देखी नहीं भाई। ये मॉडिफाई हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है? एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए अपने आप को उसने बदल लिया है। तो ये भी एक पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है। जैसे ये मॉडिफाइड स्टेम थी, इसमें यहाँ पे भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसका ऑर्गन जो है ये भी मॉडिफाइड है। बट होता क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्टोरेज का। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ फूड। ये एक्चुअली में यहाँ पे है कि कार्ब्स को ही तो स्टोर करता है। पोटैटो में होते क्या है? कार्ब्स होते हैं बेसिकली। तो वो क्या कर रहा है? फूड का स्टोरेज। यहाँ पे स्टेम क्या कर रही है? क्या कर रही है? वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रही है, दूसरा प्लांट बना रही है। तो देखो स्ट्रक्चरली बोथ आर सेम बट फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। स्ट्रक्चरली बोथ आर सेम बट फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो ये भी एक होमोलोगस ऑर्गन हो गया। मैं चाहता तो आपसे कह देता कि ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, बट मन में सवाल यही रह जाता आखिर कि कैसे होमोलोगस हैं ये, हमें समझाओ। तो इसीलिए हमने आपको बताया है। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हो गए हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसीडर्ड मिसिंग लिंक बिटवीन। तो मिसिंग लिंक जो है ये क्या चीज है भाई? ये नई बला है क्या कोई? नहीं। तो देखो मिसिंग लिंक का मतलब यहाँ पे क्या है? होता क्या है? हमने अभी तक क्या समझा है कि इवोल्यूशन होता है, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म, एक टाइप का एनिमल है, वहां से इवॉल्व होके दूसरे टाइप के एनिमल होके आए, ठीक है? एक और इवोल्यूशन हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ। बट होता क्या है, कभी कभी जो ऐसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म वन है, ये यहां से एक ऑर्गेनिज्म टू जो है इवॉल्व हुआ, यानी कि इसमें वेरिएशन। इवोल्यूशन कैसे होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस पॉपुलेशन के अंदर, वहां पे क्या होता है? वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं, वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं और एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो इसी तरीके समझ लो, एक ऑर्गेनिज्म था, यहां से एक नया ऑर्गेनिज्म बना टू, फिर एक और ऑर्गेनिज्म बना थ्री, यानी कि यहां से इवॉल्व हुआ ये। बट देखो ये वाली चीज भी चलती रही, मतलब दीज आर दे एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट हुआ क्या? ये किसी तरीके से क्या कर गए? एक्सटेंट हो गए। ये कैसे हो गए? खत्म हो गए। तो अब समझने वाली बात ये है कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक मिसिंग लिंक है। ये क्या है? एक मिसिंग लिंक। मतलब ये इनको कंप्लीट कर रही है, बता रही है कि यहां से पहले ये इवॉल्व हुए होंगे, फिर ये इवॉल्व हुए हैं। तो सेम तरीके से आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एक मिसिंग लिंक है। किसके बीच की मिसिंग लिंक है ये देखो। हुआ क्या कि पहले रेप्टिलियंस थे, रेप्टिलियंस से कोई एक क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, कोई ऑर्गेनिज्म होंगे वो इवॉल्व हुए होंगे, ठीक है? वहां से जो है एवियंस, या फिर बोले तो एवियंस किसे बोलते हैं? वर्ड्स को। वर्ड्स इवॉल्व हुए, उन ऑर्गेनिज्म से वर्ड्स इवॉल्व हुए, ठीक है? तो यहाँ पे इस कैटेगरी का एनिमल जो है एक, वो है आर्कियोप्टेरिक्स। वो क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स।
अब ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ये इसकी मिसिंग लिंक है, आपने कैसे बोल दिया? आखिर मैं क्यों मानूं आपकी बात? कैसे मान लूं कि ये जो है एक मिसिंग लिंक है इन दोनों के बीच में? वो इस तरीके से है क्योंकि इस आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। इसके अंदर रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, इसके अंदर वर्ड्स के कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चला कि इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर हैं, यानी कि यहाँ से पहले आर्कियोप्टेरिक्स बने होंगे इवॉल्व होके, फिर यहाँ आगे जाके वर्ड्स इवॉल्व हो गए होंगे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए मिसिंग लिंक है। अब बोलोगे कि रेप्टाइल के कौन से कैरेक्टर हैं इसके अंदर और वर्ड की कौन से कैरेक्टर हैं इसके अंदर? तो देखो, रेप्टाइल के कैरेक्टर इसके अंदर है, इसमें बोनी टेल पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। एक तो एक्चुअली में ये एक्सटेंट हो गए हैं अब ये, अब नहीं है, लेकिन इसके जो फॉसिल्स मिलते हैं वहां से पता चलता है कि इसके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर थे। वर्ड्स के कैरेक्टर क्या थे? इसके पास फीदर्स थे, इसके पास विंग्स भी थे। तो इससे पता चला कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिंक है, मिसिंग लिंक, या किसके बीच में? वर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट फॉसिल फॉर्म? तो इन चारों में से कौन सी फॉर्म जो है मतलब इनवर्टिब्रेट की फॉसिल नहीं है? किसकी? इनवर्टिब्रेट। अब यहां ही से मन में डाउट आएगा कि इनवर्टिब्रेट कौन होते हैं आखिर। तो देखो, इनवर्टिब्रेट का मतलब है जिनके पास कोई भी बैकबोन नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास, हमारे पास तो बैकबोन है, हमारे पास बैकबोन है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ बहुत सारे कॉकरोच हो गया, या फिर जो इन्वर्टिब्रेट्स कौन है? जिनके पास कोई बैकबोन नहीं होती। ठीक है, तो अब इन्वर्टिब्रेट्स समझ में आ गया कैसे बोलते हैं हम। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से फॉसिल इन्वर्टिब्रेट नहीं है। तो देखो जरा, तुम्हें बताया ना ट्राइलोबाइट कौन होते हैं? ट्राइलोबाइट मैंने बताया था इससे पहले ये भी कि एर्थ्रोपॉड्स का फॉसिल है ये एक एर्थ्रोपोडा का फॉसिल है ये। और एमोनाइट भी बताया था मैंने। एमोनाइट किसका फॉसिल है? ये मॉलस्क का फॉसिल है एक। अब समझने वाली बात ये है, एर्थ्रोपॉड के पास भी कोई बैकबोन नहीं होती। जब इसके पास कोई बैकबोन नहीं है तो ये इनवर्टिब्रेट हो गया ना। ठीक है भाई, और वहीं मॉलस्क के पास भी कोई बैकबोन नहीं होती। जब इसके पास ही बैकबोन नहीं है तो ये भी एक इनवर्टिब्रेट हो गया। हमसे पूछा क्या है कि कौन सा इनवर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन ये तो इन्वर्टिब्रेट है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। वहीं अगर तुमसे बात करिए ब्रांचियोपोड की, तो ये भी एक कोई इन्वर्टिब्रेट का ही फॉसिल है ये भी एक इन्वर्टिब्रेट का ही फॉसिल है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बचा। बचा कौन सा? डायनासोर। तो डायनासोर जो है करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में डायनासोर के पास तो भाई पूरी बैकबोन होती थी। ये तो वर्टिब्रेट है एक, ये क्या है? एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए डायनासोर फॉसिल, अब तो डायनासोर भी देख फॉसिल है ना, तो इसीलिए डायनासोर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस पर टिक कर देते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करो जरा। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ही हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। अगर तुमसे सबसे पहले तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो मन में यही डाउट आएगा कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है आखिर। किसका? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का। तो मॉर्फोलॉजी तो जानते हैं हम सब कि मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरली अगर हम देखें कैसा दिख रहा है, उसके हाथ कैसे हैं, मतलब ये सारी चीजों को देख के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर। एनाटॉमिकल मतलब उसकी बॉडी के अंदर के कैरेक्टर, उसकी स्टमक कैसा है, उसकी गट कैसी है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, वो कैसे हो गए, कैसे कैरेक्टर हो गए वो? एनाटॉमिकल। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है हमें, ठीक है, बाहर बाहर से। तो सेम चीज यहाँ पे पूछी गई है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इनमें से किसके अंदर एग्जिबिट नहीं करता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होते कौन कौन से हमारे पास, बताओ जरा। जो फॉसिल्स के लिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमने अभी तक होमोलोगस स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है ना। होमोलोगस स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं हम?
बॉडी का जो बोन्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, हम कहते हैं देखो इसमें भी 3 बोन है, इसके भी ऑर्गन में 3 बोन है, बट दोनों के फंक्शन अलग-अलग हैं, तो ये होमोलोगस ऑर्गन हो गया, तो ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो गया। इसी तरीके से फॉसिल्स की बात करी जाए, तो जिसके भी फॉसिल्स मिलते हैं हमें, जो भी ऑर्गेनिज्म के, वो भी एक मॉर्फोलॉजिकली तो बाहर से तो देखते हैं हम कैसे उसका स्ट्रक्चर है। सेम चीज़ होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर हो गई, एनालोगस ऑर्गन्स में भी सेम चीज़ होती है। अब बात आती है कि डीएनए सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है? ऑप्शन तो हमारा यही है करेक्ट, बट हमें समझना होगा कि डीएनए सीक्वेंस होमोलॉजी होती क्या है आखिर में? देखो जरा ये भी समझते हैं हम। डीएनए सीक्वेंस होमोलॉजी। देखो अभी तक मैं केवल बॉडी के ऑर्गन, बाकी सारे कैरेक्टर्स वगैरह से देख के पहचान कर रहा था कि आखिर में ये हो सकता है कि ये इससे इवॉल्व हुआ होगा या ये इससे इवॉल्व हुआ होगा, ये सारी चीजें होती। ठीक है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम जाएंगे डीएनए लेवल पे। साफ साफ लिख रहा है डीएनए। हम उसके बॉडी के अंदर चले गए, सेल के भी अंदर चले गए। हम देख रहे हैं उसके डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम देखेंगे। हम देखेंगे, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म वन है, इस ऑर्गेनिज्म वन का कोई एक सीक्वेंस होगा। मान लो उसमें पहले ए, फिर टी, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, सी, जी, इस तरीके का एक सीक्वेंस होगा। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, एक ऑर्गेनिज्म नंबर 2, उसका भी कोई ए, टी, जी, सी, इस तरीके से कोई सीक्वेंस होगा। हम क्या करेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की मैचिंग करेंगे। क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की मैचिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि दो ऑर्गेनिज्म कितने रिलेटेड हैं आपस में। समझ रहे हो? हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पे चले गए, उसके डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये जो है मॉर्फोलॉजिकल ही स्ट्रक्चर नहीं है, उसका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस नहीं है ये इवोल्यूशन का। ठीक है, इसका एग्जांपल दूं मैं अगर आपको सामने से, तो वो ये है कि एक होते हैं ह्यूमंस, एक है ह्यूमंस और दूसरा ऑर्गेनिज्म है एक चिंपैंजी। तो अगर आप इन दोनों के डीएनए के सीक्वेंस को मैच करेंगे ना, तो अराउंड में पता है कितना, 98 टू 99% दोनों का डीएनए सेम है। दोनों का डीएनए के सीक्वेंस सेम है। इसका मतलब पता है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी कि इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहा होगा। हो सकता है कोई एक ऐसा एंसेस्टर है जहां से ये दोनों ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। तो हमने इवोल्यूशन तो पढ़ा, हमने इवोल्यूशन तो समझा, लेकिन किसके बेसिस पे? उसके डीएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे, ना कि कोई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या कैरेक्टर के बेसिस पे। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी होगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट करेक्ट। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, बताओ। बोल रहे हैं वाई वियरिंग स्पम। तो भाई मेल स्पम में तो वाई क्रोमोसोम होता है, ये वाली बात तो ठीक है। एक्स बियरिंग एग, एग के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम का जो होगा उसको मेल बोलेंगे ना, मेल फीटस। ये वाली बात तो ठीक बोल रही है, ठीक है। फिर बोलना एक्स बियरिंग स्पर्म, एक्स बियरिंग एग, फीमेल फीटस, ये भी बात ठीक है। अगला पढ़ो, एक्स बियरिंग स्पर्म, वाई बियरिंग एग, फीमेल फीटस। क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। ये बोलना एग के पास वाई क्रोमोसोम, एग के पास तो वाई क्रोमोसोम हो ही नहीं सकता भाई। फीमेल की बॉडी है, उसमें जो क्रोमोसोम होगा एग के पास, वो हर हर हालत में एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स ही क्रोमोसोम होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। हमसे पूछा करेक्ट कौन सा नहीं है, तो तुम कर दोगे सी ऑप्शन करेक्ट। अब मैं डी भी पढ़ लेता हूँ, एक्स एक्स बियरिंग स्पर्म प्लस एक्स बियरिंग एग, एबनॉर्मल फीमेल फीटस। ये वाली बात कुछ हद तक ठीक है, ये वाली बात सही है। देखो स्पर्म के पास कोई स्पर्म है, उसमें एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि गलती से एक्स की जगह दो क्रोमोसोम डबल एक्स भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज कब होती हैं? ये एक्चुअली रेयर होती हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ऐसा हो। ये होता किस वजह से है? ये होता किस वजह से है? ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। ये नॉन डिसजंक्शन क्या चीज है? देखो जब म्यूसिस होती है ना, म्यूसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है, किसी एक सेल के अंदर एक जो मान लो अलग अलग होना होता है, ये दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल में चले गए, दूसरे वाले के पास गया ही नहीं। तो इस चक्कर में क्या होता है, किसी सेल के ऊपर ज्यादा क्रोमोसोम चले जाता है, किसी सेल में कम क्रोमोसोम। ये कब होता है? म्यूसिस के अंदर होता है। ये कभी होती है, गड़बड़ी होती है एक्चुअली में सेल डिवीजन के दौरान। ये रेयर होती है, बट कभी कभी हो जाती है, ऐसा पॉसिबल केसेस देखे गए हैं। तो ये वाली चीज पॉसिबल है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। मतलब वैसे तो गलत है ऑप्शन, बट क्वेश्चन के हिसाब से यही ऑप्शन करेक्ट है।
चलो आगे चलते हैं हम। फिर है वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स आर। ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से वेरिएशन है जिसके बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या था ये तो हमें पता ही है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर ऐसे वेरिएशंस होना जिसको एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। ठीक है, तो वो वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर जाते थे, और जिनके वेरिएशंस एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, वो खत्म हो जाते थे, एक्सटिंक्ट हो जाते थे। इसको बोलते थे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल जो है नेचर बॉडी, नेचर सिलेक्ट कर रहा है कि किसको ग्रो करना है, कौन सर्वाइव करेगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहे हैं, वो चीज जो है, जो वेरिएशन आ रहे हैं वो पास होना जरूरी है। देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मान लेते हैं, ये एक पॉपुलेशन है। अगर इस पॉपुलेशन के अंदर मान लो कोई एक वेरिएशन आया, एक रेड कलर का, मतलब रेड मान लो, जो भी है ऑर्गेनिज्म है रेड कलर का हो गया, तो अब ये वाला वेरिएशन जो है, अब मान लो ये जो है नेचर सपोर्ट कर रहा है किसी तरीके से, इनको प्रीडेटर जो है इनको तो खा रहा है, लेकिन इसको नहीं खा रहा है, इसको इनको खा रहा है प्रीडेटर तो कोई, बट इसको नहीं खा रहा है। तो ये वाली चीज जो है, ये जो वेरिएशन है, आगे वाली जनरेशन में पास होना जरूरी है या नहीं है? ये वाला जो वेरिएशन है आगे वाली जनरेशन में पास होना जरूरी है ना, तभी तो आगे जाके इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और इसको नेचर सपोर्ट करेगा, ये सरवाइव करेंगे। तो इसीलिए जो वेरिएशन है वो हेरिडेटरी वाला वेरिएशन जो है, ऐसा वेरिएशन जो आगे जनरेशन में पास हो सके, उसी को ही नेचुरल सिलेक्शन जो है एक्ट करता है, उसी पे ही एक्ट करता है। अगर मान लो कोई एक एक्वायर्ड वेरिएशन है, एक्वायर्ड वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई ट्रेड जो जन्म के बाद, आपकी बर्थ के बाद आपने एक्वायर किया, मान लो आप जिम चले गए, आपने बॉडी बना ली, तो ये एक वेरिएशन आया आपकी बॉडी में, ठीक है, आपने वेरिएशन आया, बट ये कोई नेचुरल, मतलब ये हेरिडिटरी वाला वेरिएशन थोड़ी है। आपके जो मतलब बेबी होगा उसमें थोड़ी जाएगी वो चीज पास होके, वो तो एक सोमेटिक सेल के अंदर चेंज है, ठीक है, हाँ होना चाहिए सेक्स सेल के अंदर चेंज। तो एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशनल, ये सारे वेरिएशन बेकार है। ये नेचुरल सिलेक्शन इस पे ही एक्ट करता है, हेरिडिटरी वाले पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ फॉसिल। इनमें से कौन सा फॉसिल नहीं है? फॉसिल वो हो गया ना जो एक्सटेंट हो चुका है। फॉसिल कौन से होंगे? जो एक्सटेंट हो चुके, जिनके रिमेन्स हमें आज के टाइम पे मिलते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, ह्यूमंस की जीनस, ह्यूमन जीनस की स्पीसीज है, ह्यूमंस की स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। इनमें से तीनों स्पीसीज जो है, ये वाली ह्यूमन, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंद्रेलस, ये तीनों स्पीसीज जो है हमारी एक्सटेंट हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? एक्सटेंट हो चुकी हैं। बट आज के टाइम पे जो लिविंग है वो हम है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, तो तुम्हें लगता है होमोसेपियंस हम जो है फॉसिल है? बिल्कुल ही बेतुक सवाल है ना, तो आसान सा है। होमोसेपियंस जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ सीआर डार्विन वाज इंडिपेंडेंटली गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट। तो कुछ नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, सीआर डार्विन ने दी थी, ये बात मानते हैं। उनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने, मतलब ऐसा नहीं दोनों ने मिलके दी, ये एक कोने पे है दुनिया के, वो दूसरे कोने पे है, उन्होंने भी सेम तरह की थ्योरी दी थी। उनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। केवल और केवल याद करने वाला, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ये उनकी फोटो है, आपको अगर देखना हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, विच इज नॉट ट्रू इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या चीज ट्रू नहीं है? चार ऑप्शन में से बताइए। पढ़ो पढ़ो। देखो हमने अभी तक क्या समझा, हमने एक चीज हमें पता है कि सेल जो होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, एंड वन क्रोमोसोम होता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, एंड दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। या फिर बोलो तो 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स एंड वन पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उनको मैं अरेंज करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ये क्रोमोसोम पेयर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से 20 जो कितने 22 ये है, 23rd पेयर ये है। ये एक एबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल है इसका मतलब ये वाली चीज नहीं होगी, कुछ इस तरीके से होगा, ये एक्स होगा एक वाई होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब होता क्या है, जब कोई जेनेटिक बीमारी होती है ना, जेनेटिक डिसीज होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम का सेट है ना, इसी में ही गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी क्या हो जाती है कि हो सकता है कि उस जायगोट के अंदर क्रोमोसोम 46 से 47 हो जाए। नॉर्मली जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? नॉर्मल। अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या होगी, इस 46 के अलावा कोई दूसरा क्रोमोसोम, मतलब इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए, या तो 47 हो
44 हो, 48 हो, मतलब अगर एक आध क्रोमोसोम बढ़ गया या कम हो गया, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। कैसी कंडीशन? एबनॉर्मल, यानी डिसीज़ कंडीशन। उसमें बीमारी होगी और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज़्म है, जो मतलब बेबी है, वो आगे जाके खत्म हो जाए। मतलब हो सकता है कुछ साल तक वो जीवित रहे, बट बाद में उसकी डेथ यानी मृत्यु भी हो सकती है। ये ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, ह्यूमन्स के अंदर कौन-कौन से केसेस पॉसिबल नहीं होते हैं। तो देखो, एक है एक्सोइस टर्नर सिंड्रोम, ये पॉसिबल केस है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, कितने? 46। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। कितने होते हैं? 45। और अगर बात करें फीमेल के अंदर होता है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर नॉर्मली डबल एक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, यानी मतलब डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया तो इसके चक्कर में कौन सी बीमारी हो जाती है? टर्नर सिंड्रोम हो जाती है। ये वाली चीज पॉसिबल है, ठीक है। फिर है एक्स एक्स वाई इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये जो फोटो दिख रहा है ना, क्लाइनफिल्टर का ये, इसमें क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ में एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो डबल एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक पॉसिबल केस है। फिर आता है एक्स वाई वाई इज सुपर फीमेल एंड ट्रिपल एक्स इज सुपर फीमेल। तो देखो, अगर एक्स एक्स एक्स, तीन एक्स है यहाँ पे, तो ये सुपर फीमेल जो है ये पॉसिबल केस है। यहाँ पे क्या हो गया कि फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मान लो एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो फीमेल के मतलब उसके अंदर कैरेक्टर्स कैसे होंगे? फीमेल के ही होंगे, और उसे क्या बोलेंगे हम? सुपर फीमेल बोलेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, एक्स 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 वाई वाई। तो अगर मान लो एक वाई एक्स्ट्रा आता है, तो उसको सुपर फीमेल थोड़ी बोलोगे, उसे आप सुपर मेल बोलोगे। तो ये वाली चीज गलत है, नॉट ट्रू इन ह्यूमन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या दी थी? थ्योरीज दी थी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है कि उन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी कि इस अर्थ पे आखिर लाइफ आई कैसे। इस अर्थ के ऊपर पहले, सबसे पहले अर्थ आई, ठीक है। अर्थ मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट करी, अर्थ का बर्थ हुई एक तरीके से। लेकिन अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते थे। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही हाई था, पानी भी, मतलब पानी भी नहीं था स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो ऑक्सीजन, जो लिविंग लाइफ आई है वो कैसे आई थी, इसके रिगार्डिंग में इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी थी थ्योरीज। एक थ्योरी थी जिसमें से मैंने अभी आपको बताई थी कि वो क्या थी, वो एक थी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थी, ये वाली थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी ओपरेन एंड हेल्डेन ने। ओपरेन एंड हेल्डेन ने ये वाली थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके साथ में, इसी के रिगार्डिंग में, ये जो थ्योरी है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? मतलब आपने ये दिया ऑन पेपर थ्योरी, मतलब आपके ये, मतलब ये बिलीफ है, मतलब आपका हाइपोथेसिस है कि ऐसा हुआ होगा, बट इसको प्रूव किसने किया? एक्सपेरिमेंट करके। एक उसकी, उसको प्रूव किया था किसने? उनका नाम है उरे एंड मिलर। तो साइंटिस्ट है, एक का नाम है उरे, एक का नाम है मिलर। तो ये चार साइंटिस्ट ने, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने ओरिजिन ऑफ थ्योरी पे, सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइफ पे थ्योरीज दी थी, ठीक है। अब इस ऑप्शंस में देखोगे तो ओपरेन भी है, तो ओपरेन तो सही है कि ओपरेन ने जो है वो वाली थ्योरी दी थी, ये वाली बात ठीक है। हेल्डेन भी है, मिलर भी हैं, बट अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने एवोल्यूशन के रिगार्डिंग काम तो किया था, बट स्पेसिफिकली इस थ्योरी पे, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पे बेस पे कोई काम नहीं किया था उन्होंने। तो ये जो है एसोसिएटेड नहीं है इस थ्योरी से। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास ब्लड ग्रुप है ए बी, तो वो जो है किस पर्सन से ब्लड को रिसीव कर सकता है? इसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन कराया था आपको ऑलरेडी पहले इसी वीडियो में। तो उसमें आपको पता है कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, ब्लड ग्रुप में तीन एलील्स होते हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी एंड आई ओ, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। आई ए का मतलब क्या है? उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। बी का मतलब बी एंटीजन है। ओ का मतलब कोई एंटीजन है ही नहीं। मैंने जो आपको बात नहीं बताई थी वो ये थी अभी तक कि अगर ए एंटीजन है किसी की बॉडी में,
किसी की बॉडी में, किसी की बॉडी के आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन होता है, तो उसकी बॉडी यानी उसके ब्लड के अंदर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। कौन सी बॉडी प्रेजेंट होती है? बी एंटीबॉडी। इसका रोल क्या होता है? देखो, मेरे ब्लड के अंदर मान लो मेरा जो एंटीजन है उस मेरे आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, तो हमारा ब्लड क्या करेगा? वो बनाएगा बी एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? बी एंटीबॉडी। बी एंटीबॉडी क्यों बनाएगा? अब मान लो मेरे ब्लड में कोई ब्लड मिक्स किया जाता है जिसके ऊपर एंटीजन बी है, तो वो बी एंटीबॉडी जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा और किल करने की कोशिश करेगा। वो जो आरबीसी सेल्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। ये जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है इसे? इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। ठीक है? तो अब हुआ क्या, मैंने आपको क्या समझाया कि ए एंटीजन अगर किसी के आरबीसी के ऊपर है तो उसके ब्लड में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। कौन सी बॉडी प्रेजेंट होगी? बी एंटीबॉडी। अगर सेम इसी तरीके से किसी के ब्लड में अगर बी एंटीजन है, किसी के ब्लड में बी एंटीजन है, तो उसकी बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? ए एंटीबॉडी। तो वो किसको रजिस्ट करेगा? ए एंटीबॉडी वाले को। ठीक है? ए एंटीजन को, ए एंटीजन को खत्म करेगा ये। अब किसी की बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, नो एंटीजन। तो जिसकी बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो उसकी बॉडी के अंदर ए बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। ए भी और बी भी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी के ब्लड के अंदर ए बी एंटीजन नहीं, दोनों एंटीजन है, तो ब्लड उसके अंदर जो एंटीबॉडी है, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अब देखो, अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब इसके पास एंटीजन ए बी है, इसके एंटीजन ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट है। जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, इसका मतलब इसके ब्लड में क्या होगा? कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। जब कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो मैं कोई सा भी ब्लड ग्रुप इसके अंदर डालूं, इसकी बॉडी में, बॉडी उसके अंदर एंटीबॉडी तो कोई है ही नहीं, तो वो उसको भी रिसीव कर लेगा, सारे ब्लड्स को एक्सेप्ट कर सकता है ये। अगर मैं इसके ब्लड में ए ब्लड ग्रुप का कोई ग्रुप ब्लड डालता हूं तो बताओ मुझे, क्या वो रिसीव नहीं करेगा? उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इसकी बॉडी? कर लेगी। क्यों कर लेगी एक्सेप्ट? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं। अगर एंटीबॉडी होती तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती कि ये आरबीसी या फिर ये ब्लड जो है इस बॉडी का नहीं है, इसको बाहर निकालो। तो इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो उस पर्सन, वो जो पर्सन है, कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबव। ओ ब्लड ग्रुप भी, ए बी भी, ए एंड बी भी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स वेयर ईच हेलिक्स टर्न्स एट अ लेंथ ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। भले ही सिलेबस में नहीं है बट 12th क्लास में है, बट अभी हमारे पेपर में आया है तो हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, समझने वाली चीज ये है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं डबल, कैसा क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखोगे दो स्ट्रैंड होती है कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरी स्ट्रैंड होती है, एक और स्ट्रैंड होती है इसी के सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से। दिख रही है? हाँ। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे से कि ईच हेलिक्स टर्न एट अ लेंथ ऑफ, एक हेलिक्स के टर्न की लेंथ को पूछ रहे हैं। तो समझो, ये समझो, अगर कोई एक आपके सामने थ्रेड है, उस थ्रेड को इसके सराउंडिंग में ऐसे करके घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से। जब मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं आपके सामने ये, तो यहाँ पे एक टर्न, कितना? एक टर्न, मतलब मैंने यहां से लिया और एक बार घुमाया, तो वहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है ये पूछी जा रही है। देखो यहाँ पे समझो, देखो मैंने क्या किया, एक कलर ले लेते हैं दूसरा। मान लो यहां से मैंने घुमाना स्टार्ट किया, इधर से इस थ्रेड को घुमाया, तो एक टर्न पूरा कंप्लीट करूंगा मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कितना टर्न किया मैंने? देखो देखो फिर से दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से ये मैंने एक टर्न कंप्लीट किया। तो ये यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है। और इस लेंथ को कितनी होती है ये? 3.4 नैनोमीटर। कितनी लेंथ होती है ये?
3.4 नैनोमीटर। और इतने नैनोमीटर के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। बीपी को शॉर्ट में लिख देते हैं बेस पेयर, बेस पेयर को शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। ठीक है, तो अब ये बेस पेयर वाली क्या चीज होती है? देखो, अगर तुम इनके साउंड में यहाँ पे देखोगे, इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। इन्हें बोलते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस। और हर एक नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो स्पेस होता है ना, एक नाइट्रोजन बेस आ गया, दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसको बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, तो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। बट अभी जो है मैं समझाने के लिए, क्वेश्चन के लिए मैंने समझा दिया आपको। तो देखो, आंसर जो होगा इसमें वो कौन सा होगा? 3.4 नैनोमीटर विद 10 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? Adenine and thymine bases of two parallel strands of deoxyribonucleic acids are paired by the presence of। तो देखो, जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखोगे ये नाइट्रोजनस बेसिस है ना, इनके बीच में बॉन्ड होता है एक। ये जो नाइट्रोजन, देखो ये दोनों, देखो एक दो धागे हैं, एक धागा ये है, एक धागा ये है। इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में अगर स्टेबल रहना है, रुक के रखना है एक जगह, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेम चीज यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो कि एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है, एक थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है, दो पैरेलल स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरी स्ट्रैंड ये है, इन दोनों के बीच में जो पेयरिंग हो रही है, किसकी प्रेजेंस से हो रही है? वो हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप ये सब। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। भाई आगे बढ़ो। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।